अभी आप लोगों के बैच में है ना, ये वाला पोर्शन हमने थ्योरी कंप्लीट किया है, साथ में प्रॉब्लम डिस्कस भी किया है इसका। अभी ये वाला थ्योरी हमने कंप्लीट किया है, आज इसका प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास रखते हैं एक ही। बाकी एक बार मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट कर दूं क्योंकि दोनों रिलेटेड ही है, तो क्वेश्चन कई बार दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आज हम इस पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास रखते हैं जो थ्योरी हमने किया है। उसके बाद हालांकि इस पे बेस्ड है ना 5-6 असाइनमेंट मैंने ग्रुप में रिसेंटली पोस्ट किया था, और ड्राइव में बहुत सारे असाइनमेंट ऑलरेडी है, जो रैंडम वेरिएबल के नाम से होगा या यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हो या स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हो, इस तरह से। तो अलग अलग PYQ असाइनमेंट नाम का फोल्डर जो है जैम एंड गेट का। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ पहले ये टॉपिक करा दूं थ्योरीज, फिर हम एक साथ इन दोनों के प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे जो 5-6 असाइनमेंट है, तो एक एक करके सबका डिस्कशन फिर कर लेंगे। मेनली है कि आप पहले सारे ट्राई करो, फिर डाउट्स आपके थ्रू एक एक करके डिस्कस कर लेंगे कि इस असाइनमेंट में ये डाउट है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर, इसमें ये क्वेश्चन नंबर। तो इससे क्या है कि आपका थोड़ा टाइम, हम अगर एक एक क्वेश्चन में करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और आप अगर करके नहीं आओगे तो आप सीखोगे नहीं। सीखोगे आप तभी जब आप ट्राई करके आओगे, ताकि आपको ये समझ आए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। और जब मैं कराऊंगा आपको ये समझ आए कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी, तो वो सीखना है ताकि उस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट मिले तो आप वहां पे फिर ना फंसो, है ना। वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि यहाँ पे इस तरह से अप्रोच लेना है। एनीवे ठीक है, तो अभी मैं पहले एक असाइनमेंट डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि जो लोग असाइनमेंट बना रहे हैं वो ऐसे ही थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ वो भी होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन मतलब हो सकता है इस टॉपिक के बाहर का भी हो, तो उसको उस टाइम पे इग्नोर करो। क्योंकि हालांकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम तो सब कुछ आना चाहिए, वहां तो ऐसा नहीं बोल सकते ये नहीं हुआ ये हुआ, वहां तो करके जाने हैं। तो इस तरीके से जैसे ये सब इसने डाल दिया है ना, तो ये हालांकि सैम्पलिंग का क्वेश्चन आगे जाके आएगा। तो चलो ये है ना यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैम MS 2005-23 का क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं आज। और कुछ डाउट हुआ तो बताना आप लोग। चलो ये कर सकते हैं हम लोग ट्राई, तो इसका अगर थोड़ा बहुत जिसको आइडिया है तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है। देखो तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, आप देखो ध्यान से। तो ये क्या कहना चाह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है ये कह रहा है कि इन 3 इंडिपेंडेंट थ्रोज ऑफ अ फेयर डाइस, एक फेयर डाइस को आपने 3 टाइम्स थ्रो किया इंडिपेंडेंटली। X denote the number of upper face showing 6, so मतलब ये हो गया कि number of time getting 6 है ना, number of times getting 6। ये मतलब है कि जब आपने एक डाइस को 3 टाइम थ्रो किया तो X एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या काउंट कर रहा है, कितनी बार 6 आया वो काउंट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन 3 - x का होल स्क्वायर। सो बताइए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताओ। सही बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं कमा बट यस, तो इधर वो प्रॉपर्टी यूज हो गई, n - x की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, वो भी एक अप्रोच है कि हालांकि आगे हम देखेंगे वो सब चीजें। इसमें क्या स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट पढ़ लेंगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां आ जाएंगे। जैसे अब x बाइनोमियल n, p है तो n - x बाइनोमियल n, q हो जाता है, तो वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे अगर चाहे तो। अदरवाइज आपको हाँ सर पहले आप मतलब कि वो स्टैंडर्ड पढ़ा दीजिए आज, तो मतलब कि अपन ट्राई भी कर रहे हैं तो बेटर होगा थोड़ा सा। बाकी लोग क्या कहते हो। हाँ सर, वो डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गई तो हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ भी जरूरत है। ऐसे भी हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर लगाओ ओपन कर लो तो उससे हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा है ना रिलेटेड, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तब तक आप भी कंप्लीट कर लोगे। तो ग्रुप में आप जाके देखो पुराने चैट्स में 2 दिन पहले मैंने रैंडम वेरिएबल यूनिवेरिएट पे 5-6 असाइनमेंट पोस्ट किए हैं, ये तो ग्रुप में पोस्ट किए हैं, बाकी ड्राइव पे बहुत सारे। आप सारे ट्राई करो और जो भी डाउट्स है एक पेज पे लिख लो, एक अलग सा पेज लो डाउट लिख के, इस असाइनमेंट में ये डाउट, इसमें ये डाउट, ऐसा करके एक लिस्ट बना लो। जब डाउट क्लास हो या डिस्कशन क्लास हो, जैसे अभी आज डिस्कशन क्लास अभी था, लेकिन अभी इसको थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद एक बार स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन क्लास रखेंगे।
तो एक एक करके एक क्लास में एक एक असाइनमेंट जो भी क्वेश्चन है आप उसको बताओ, तो वो डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी मतलब डिस्कशन क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे जरूरी है उससे पहले आप सॉल्व करके आओ, तो तब तक आप कंप्लीट करो, तो मैं थ्योरी करा देता हूँ, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे अगर आप थ्योरीज देखो, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ना। सो ये पहला क्या है आपका, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है ना, तो ये जो फर्स्ट है, तो ये आज हम ये थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो चलो, तो अभी इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। सो जो नए बच्चे हैं वो हमने ये वाला सेक्शन की थ्योरीज कंप्लीट कर ली है, प्रॉब्लम डिस्कशन में किया है, इसका भी थ्योरी कंप्लीट किया, प्रॉब्लम डिस्कशन, ये दोनों टॉपिक रिलेटेड है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद 3-4 क्लासेस में जितने भी असाइनमेंट है उसके प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1, टॉपिक वाइज असाइनमेंट जो है। तो अभी इसकी थ्योरी कंप्लीट कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपको मेनली क्या है, इसमें स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा, अगर डीजेनरेट वर्ड यूज किया है तो आपको पता होना चाहिए कि डीजेनरेट का पीएमएफ क्या है, सपोर्ट क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, एमजीएफ क्या है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। साथ में इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी पता हो, है ना, कि उसके वेरिएंस 0 है या इस तरह से। सो इसका नाम यूज करेगा जो स्टैंडर्ड, जैसे अब इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे, या वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से, लेकिन वो सब यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे सिंपली जो नाम है उसके बारे में आपको जानना है कि व्हाट इज डीजेनरेट, व्हाट इज बर्नौली, व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज नेगेटिव बाइनोमियल, व्हाट इज ज्योमेट्रिक, है ना। सो व्हाट इज पॉइसन, व्हाट इज हाइपरज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, ठीक है ना, नॉर्मल, कॉची एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज मतलब वही है कि मीन, वेरिएंस, एमजीएफ और इसके आसपास का इसके और क्या प्रॉपर्टीज हैं। एंड इंटर रिलेशंस, तो इंटर रिलेशन का मतलब है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे रिलेटेड है, तो उस तरह से आपको वो जानना पड़ेगा। देन लिमिटिंग केसेस, लिमिटिंग केसेस में यहाँ 3-4 केसेस हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेशन टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है ना, कैन बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड नॉर्मल, या हाइपरज्योमेट्रिक कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बाइनोमियल, है ना, या पॉइजन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड नॉर्मल। तो कुछ अप्रोक्सीमेशन केसेस हैं कि कुछ केसेस में यू हैव टू अप्रोक्सीमेट, और एग्जाम में ज्यादातर केस में लिखा ही रहता है कि यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल या यूज पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, या नहीं दिया तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ अप्रोक्सीमेशन यूज हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो है ना। या जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो हाइपरज्योमेट्रिक है तो उस केस में उसको आप बाइनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, है ना, इस तरह से कुछ अप्रोक्सीमेशंस हैं। चलो तो ठीक है, डीजेनरेट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमें क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ना बाद में आएगा स्टैंडर्ड बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा। सो उसमें मेनली 2 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है बाईवेरिएट में, एक तो आपको ट्राइनोमियल और दूसरा ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, बाईवेरिएट नॉर्मल जो हो गया, सॉरी बाईवेरिएट बाइनोमियल जो हो गया इसको ट्राइनोमियल भी बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन, या उसी का जनरलाइज्ड वर्जन हो गया मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो पढ़ना है। और एक बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो मतलब जो स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें 2 ही है मेनली, मल्टीनोमियल एंड बाईवेरिएट नॉर्मल। और मल्टीनोमियल तो बाइनोमियल का स्टैंडर्ड वर्जन है मल्टीनोमियल, नॉर्मल का है ना 2 वेरिएबल केस में बाईवेरिएट नॉर्मल, वही दोनों, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं ना। तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। सो डिस्क्रीट है ना, दूसरा केस है कॉन्टिन्यूअस। सो कोई एक बार डिफरेंशिएशन मतलब इस दोनों के बीच डिफरेंस बताओ। हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? हाँ ठीक है ना, रेंज या सपोर्ट जो होगा काउंटेबल सेट होगा उसका। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा?
हाँ, और पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, अनकाउंटेबल सपोर्ट होगा एंड साथ में ईच पॉइंट पे मास जीरो होगा। सीडीएफ के टर्म में आप जानते हो कि इसका सीडीएफ स्टेप फंक्शन होगा, है ना, पीस वाइज कांस्टेंट, हमेशा स्टेप फंक्शन, और जंप पॉइंट पे जंप होगा, उसी पॉइंट पे मास होगा। जिस पॉइंट पे सीडीएफ डिसकंटीन्यूअस है उस पे जंप है, जितने का जंप है वो उस पॉइंट पे मास है। और यहाँ क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस है तो इसका सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है हर पॉइंट पे, देयर इज नो जंप, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसीलिए हर पॉइंट पे मास जीरो रहता है कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि जंप तो है ही नहीं, पॉइंट पे मास आता है जंप पे, और इसका सीडीएफ तो स्ट्रिक्टली मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कहीं डिसकंटिन्यूअस तो है नहीं, तो देयर इज नो जंप, इस तरीके से। चलो तो अब क्या करते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन से। डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन या डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन if and only if, अच्छा कहाँ पे, at a point, so at point x is equal to a if and only if, क्या होगा बताओ, क्या डेफिनेशन है, या at x बराबर a क्यों, जस्ट a, at a, so how to define, किसे डिफाइन करोगे, तो उस पॉइंट पे मास बने, उसके अलावा आगे रहेगी। हाँ, so a discrete random variable x has degenerate distribution at point a if and only if its PMF जो होगा, so PMF is probability x is equal to a is 1, ऐसा बोल दो, या दूसरा नाम ऐसा बोल दो, that is probability x is equal to x जो होगा, तो ऐसा बोल सकते हो 1 when x is a and 0 otherwise, so ये आपके पास है एक्चुअली, ठीक है। सो मतलब एक ही पॉइंट पे पूरा मास है इसका, एक ही पॉइंट पे पूरा मास है। अब क्या जरूरत पड़ती है, जैसे आपका ये तो पीएमएफ हो गया, तो जैसे ये पीएमएफ है ना, सो ये आपका क्या है, पीएमएफ है। सपोर्ट आप जानते हैं, इसका सपोर्ट क्या होगा, अगर मैं एस एक्स को सपोर्ट से डिनोट करूं, सपोर्ट क्या है, एक सिंगलटन सेट है। सपोर्ट क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पीएमएफ और पीडीएफ इज नॉन जीरो, है ना, कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ नॉन जीरो, डिस्क्रीट है तो पीएमएफ नॉन जीरो होने चाहिए। सो यहाँ पे सिंगलटन सेट है इसके सपोर्ट में, मतलब जो रेंज समझ लो, रेंज में जस्ट एक पॉइंट है। और अब मेनली हमें जरूरत क्या पड़ती है, तो मैंने कहा देखो, अगर डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे यूज्ड है तो आपको याद होना चाहिए उसका पीएमएफ, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, एटलीस्ट ये याद होना चाहिए। सो अगर मैं आपसे पूछूं इसका मीन क्या आएगा, व्हाट इज मीन, मीन निकालो इसका, बताइए आप लोग, मीन क्या होगा। सो डिस्क्रीट में मीन कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स आई पी आई, एक्स की वैल्यू इनटू उस पे प्रोबेबिलिटी, तो एक्स आई इंटू पी आई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू ए है, प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ये ए ही आएगा। इनफैक्ट मीन, मीडियन, मोड सब 1 आएगा, मोड के मोड तो 1 हो गया, ऐसे ही दिख रहा है, मतलब सॉरी मोड तो ए होगा, है ना, मोड का मतलब एक्स की वैल्यू, सो मीन 1, मीन ए है, हाँ ठीक है, मीन ए है, मोड भी ए होगा, मीडियन क्या आएगा, मीडियन भी यही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है ना, मीन, मीडियन, मोड, ई एक्स मतलब मीन, सो मीन, मीडियन, मोड तीनों यहाँ पे यही आएगा इसका। और वेरिएंस क्या आएगा इसका, आप वेरिएंस है ना, सो वेरिएंस आप फाइंड, सिंपली यू कैन फाइंड वेरिएंस, ई एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर आएगा। वेरिएंस क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आएगी। लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है, मैंने ये बताया था पहले कि थ्योरम क्या है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, या डिस्क्रीट क्या कोई भी, सो अ रैंडम वेरिएबल x हैज वेरिएंस 0 इफ एंड ओनली इफ,
क्या होगा आगे, इफ एंड ओनली इफ, हाँ, सो x इज डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, सो x इज डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, मतलब इसके अलावा और कोई रैंडम वेरिएबल है ही नहीं या और कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं जिसका वेरिएंस जीरो हो जाए। सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन डीजेनरेट है जिसका वेरिएंस जीरो होगा, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जिसका वेरिएंस जीरो हो जाए, ठीक है, अकेला यही डिस्ट्रीब्यूशन है। सो x इज डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल बोल दो। तो ये डीजेनरेट होगा, ओके, तो वेरिएंस जीरो हो जाएगा इसका। mgf निकालो जरा इसका, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt, डेफिनेशन लगाइए आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, लिख के देखो तो समझ आएगा आपको। सो आप mgf निकालो, है ना, तो एक्सपेक्टेशन e की पावर tx और समेशन e की पावर tx इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, x की एक ही वैल्यू है a, तो x की जगह a रख दो, और प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, तो e की पावर क्या आ जाएगी, e की पावर हाँ 80 या TA, हाँ, सो 80, तो आप ऐसे पहचान सकते हो सिंपली देख के कि e की पावर t किसका mgf है, तो सिंपली वो डीजेनरेट होगा। e की पावर 2t किसका mgf है, डीजेनरेट एट 2, e की पावर 3t रहेगा डीजेनरेट एट 3, e की पावर -t है तो डीजेनरेट एट -1, इस तरीके से। सो ये तो mgf हो गया। सो मेनली मेन वेरिएंस mgf याद रखना है। इसका CDF भी देख लेते हैं, तो इसका CDF कैसा आएगा सर एक बार इसका मीडियन के लिए बताइएगा तो। जी जी, सो मीडियन का डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको बताइए मुझे मीडियन का डेफिनेशन क्या है। अ नंबर कोई स्मॉल x है इज मीडियन ऑफ x इफ एंड ओनली, बताइए मुझे डेफिनेशन क्या है मीडियन का, है ना, मीडियन तो फाइंड करेंगे ना जब मुझे डेफिनेशन पता हो। तो बताओ पहले डेफिनेशन बताओ, भूल गए, बताए थे, देखो नोटबुक में याद करके बताओ। हाँ, सो x इज ये मोर देन इक्वल टू हाफ एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x, ये भी मोर देन इक्वल टू हाफ हो। अब चेक करो ऐसा कौन सा नंबर है जो सेटिस्फाई करेगा, तो a को रख के देखो यहाँ पे, तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब x को a रख के देखो इस केस में, तो x मोर देन इक्वल टू a, तो इसका मतलब है ना x की वैल्यू यहाँ a सेटिस्फाई करेगी, और कोई वैल्यू तो है ही नहीं ना, सो a ही आएगी, तो ये 1 आ गई। 1 मोर देन इक्वल टू हाफ है, यस, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a, सो प्रोबेबिलिटी यहाँ x इज इक्वल टू a, और ये फिर से 1 है, मोर देन इक्वल टू हाफ है 1, देखो, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो a है वो मीडियन है, या सिंपली a इज मीडियन। चलो अच्छा किया, क्वेश्चन ऐसा पूछते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि सीखना है ना। सो a इज मीडियन ऑफ x, तो इस तरह से प्रूव हो गया आपका कि a जो है मीडियन है। ठीक है, मैं CDF की बात कर रहा था, तो मुझे बताइए CDF क्या होगा इसका। सो हमें बात करना है CDF का। CDF ऑफ x, यहाँ पे मतलब fx एट x, कैसे लिखोगे आप CDF को इस केस में, जी, है ना, x लेस देन a पे 0 और 1x मोर देन इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है, क्योंकि a पे ही मास है पूरा, तो a से पहले 0 x लेस देन इक्वल टू x है। CDF निकाला आप लोगों ने सीखा था, आप ध्यान दो, ये हमेशा ब्रेक करते हैं सपोर्ट के पॉइंट पे, जो डिस्क्रीट अगर है तो कैसे ब्रेक करते हैं, सपोर्ट के पॉइंट पे। तो सपोर्ट क्या है, a है, एक ही पॉइंट है, तो a से पहले a के बाद दो ही बात करेंगे, दो पॉइंट होता है सपोर्ट में, तो फिर a से पहले, फिर a से बीच में, फिर a टू b, फिर b के बाद। तो हम ये जो लिखते हैं नंबर्स, ये हमेशा सपोर्ट का पॉइंट होता है, तो ऐसे, तो a आपको देखना है a से पहले क्या होगा और a के बाद क्या होगा, ये है। तो यहाँ इक्वल टू राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए इक्वल टू लगाते हैं। तो ये इस रैंडम वेरिएबल का CDF है। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसका और है
जैसे ये थोड़ा खास डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है कि जैसे अभी हमने इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ा है, हमने इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा है ना। तो बताओ E1 E2 कोई 2 इवेंट है, तो हम कब बोलते हैं E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट है? सर E1 intersection E2 intersection E1 intersection E2 equals to 5 होता है तब। अरे वो तो डिसजॉइंट हो गया, हम इंडिपेंडेंट पूछ रहे हैं। इंडिपेंडेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट E1 प्रोबेबिलिटी एट E2। देखो मैं क्यों पूछता हूँ कि याद आ जाए, भूल जाते हैं, सब लोग भूलते हैं। तो यही चीज तुम खुद से भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ जैसे तुम खाली टाइम बैठा हो, तुम चाहे पार्क में जा रहे हो, सिलेबस हाथ में लो और खुद से पूछो, तुम उसमें जो जो वर्ड लिखा है ना खुद से तुम पूछ लो कि भैया ये क्या है, इसका डेफिनेशन बताओ। जैसे मैं पूछ रहा इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, तुम ये खुद से भी पूछ सकते हो, है ना। अगर भूल जाते हो तो उससे क्या रिकॉल होता रहेगा, हो जाता है ना। क्योंकि इसलिए रिवीजन जरूरी है। रिवीजन क्या करता है, जो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है उससे बचा देगा आपको। 1% गलती जो हो सकती है उससे आप बच जाओगे। ऐसा लगेगा आपको 99% आता ही है, लेकिन वो जो 1% जो गलती हो सकती है आगे, उसको उससे बचाएगा। इसलिए डिवीजन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो हर रैंडम वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अब मैं इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करूंगा रैंडम वेरिएबल केस में, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। देखो जैसे अगर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, जैसे इंडिपेंडेंट अगर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, कुछ नया नहीं है। बट वो इवेंट के टर्म में था, अब रैंडम वेरिएबल के टर्म में। तो रैंडम वेरिएबल करता क्या है, सैंपल स्पेस का आउटकम को रियल नंबर पे ले जाता है। तो वहां हम सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस के लिए बात कर रहे थे जो इवेंट होता था, अब वो नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं हम, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो 2 डिस्क्रीट, मैं डिस्क्रीट डिफाइन करूँ, डिस्क्रीट है ना, रैंडम वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। बताओ भाई कोई 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, क्या होगा? probability of xy equal to probability of x equal to y. So probability x is equal to x, comma probability y capital Y is equal to small y is equal to probability x is equal to x into probability y is equal to small y। ये बिल्कुल वैसे ही है। हाँ जॉइंट में ही ना, ये तो जॉइंट में ही आएगा। हाँ ज्वाइंट है, लेफ्ट साइड वाला ज्वाइंट है। लेकिन चूंकि मैं उस तरह के कॉन्सेप्ट यूज करूंगा अभी, जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले दे देता हूँ, बाद में डिटेल में मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ेंगे, जैसे अभी यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो वैसे मल्टीवेरिएट अभी पढ़ेंगे थ्योरीज, तो वहाँ डिटेल में आएगा। लेकिन अभी यूज करूंगा तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ मीनिंग क्या है, ताकि यूज करे तो तुम्हें ऐसा लगे पता ना हो। इसी का तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो ये एक सेट है x इज इक्वल टू x, इंटरसेक्शन कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, इसी को लिख रहा हूँ ऐसा मैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है, ये मल्टीवेरिएट में आएगा, लेकिन मैं भी कुछ इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करूंगा कुछ थ्योरम्स में, तो वहां ये पता होना चाहिए मीनिंग क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस। और सिर्फ ऐसा नहीं होता, ये कब होता है, हर x y के लिए, तो सिर्फ फिक्स के लिए नहीं। तो ये होगा दिस फॉर ऑल x, y, जो x y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, उसी को दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं। और मैं बस रिलेट करना चाह रहा हूं कि आप ध्यान दो, ये E1 है और ये E2 है, और ये हमने ऐसा ही लिखा है, हमने कुछ अलग नहीं लिखा है। अब देखो वही चीज है, ये जो E1 इवेंट मेरा ये है, E2 इवेंट मेरा ये है, इसका इंटरसेक्शन को हम है ना ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन है उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, देखो। सो इसी चीज को हम लोग ऐसा लिखते हैं। सो ये E1 इंटरसेक्शन E2 को ऐसा लिखते हैं, कॉमा लगा हुआ है। सो कॉमा बीच में मतलब एंड है, AND इंग्लिश वाला, ठीक है। तो ये एंड है, अदरवाइज और होगा तो अलग से लिखा रहेगा, अदरवाइज कॉमा है सो मतलब इंटरसेक्शन है एक्चुअली। तो ये इंटरसेक्शन ना लिख के हम कॉमा लगाते हैं। सो मीनिंग यही है, ये लिखना और ये लिखना बराबर है, दोनों इक्वल है ना, ये लिखना और ये लिखना दोनों इक्वल है एक्चुअली। सो इस तरीके से है हमारे पास, ठीक है। सो इसको डाउट तो नहीं, इसमें देख लो।
मतलब ये इंडिपेंडेंट का मतलब होगा। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि मतलब ये इसको बोलते हैं ज्वाइंट पीएमएफ। हालांकि जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसको बोलते हैं ज्वाइंट पीएमएफ। ज्वाइंट क्यों? क्योंकि दो रैंडम वेरिएबल का एक साथ लिख रहे हैं और ये अलग अलग है, इसको मार्जिनल बोलते हैं। मतलब ये एक्स का पीएमएफ होगा, ये वाई का पीएमएफ है। तो ज्वाइंट पीएमएफ क्वेश्चन में गिवन रहता है, फिर आपसे पूछता है वो कि बताओ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि ज्वाइंट वाला अलग अलग अगर देखे हम तो इक्वल है कि नहीं। अगर ऐसा है तो इंडिपेंडेंट होगा दोनों, एक्स वाई रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट। मतलब है ना, एक्स का जो अकरेंस है वाई को इफेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। तो डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ये वर्ड कि अगेन डीजेनरेट। हाँ नवीन कुछ पूछ रहा है? ये सर ये कंटिन्यूटी केस में बस डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा फिर वो। यस यस बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये डिस्क्रीट में पीएमएफ यूज किया मैंने ज्वाइंट, तो वहां हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस में एफ एक्स कॉमा वाई, ऐसा लिखेंगे हम लोग एक्स कॉमा वाई। ये ज्वाइंट पीडीएफ और यहाँ ज्वाइंट अलग अलग हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई। तो ये डेफिनेशन रहेगा कॉन्टिन्यूअस में। ओके तो सर जी सर वो एंड और का वो पता ही ना कहीं। हाँ, मैं और एंड का ये कहता हूँ कि कहीं भी मैं कह रहा हूँ जब कॉमा लिखा रहता है ना, तो मैं ये बोलता हूँ ना जो ए एन डी इंग्लिश वाला है, सो इसको जनरली हम लोग ना इसका मतलब तो पता है इंटरसेक्शन होता है या इसका मतलब प्रोडक्ट रहता है, और है जिसका मीनिंग कहीं ना कहीं यूनियन से कहीं ना कहीं प्लस से होता है। तो मैं कह रहा हूँ इसको कहीं ना कहीं कॉमा से लिखा रहता है और यहाँ अलग से और लिखा रहेगा होगा। तो जैसे ये कॉमा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? एंड है कि x इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू वाई, इस तरह से। सो कॉमा का मीनिंग है एंड से है ना। तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन से होता है, कहने का ये मतलब ये इंटरसेक्शन और ये कॉमा सेम चीज है, ये एक दूसरे को सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एंड जो इंटरसेक्शन से रिलेटेड है ना, आपको याद होगा एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल में कि दो काम आपको करते हैं तो फर्स्ट वर्क कैन बी डन इन, क्या होता है? अच्छा एक मिनट गेट खोल देता हूँ। हाँ ये होता है ना, क्या होता है एक काम को हम m तरीके से कर सकते हैं, दूसरे काम को n तरीके से कर सकते हैं। सो वी हैव टू डू बोथ द वर्क। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ डूइंग बोथ? 1 by 1 क्या हुआ तरीका? क्या आंसर आता है भाई? डूइंग बोथ साइमल्टेनियसली या 1 by 1? इसका क्या आंसर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नहीं क्वेश्चन नहीं समझे तुम। सी if one work can be done in m ways, another work can be done in n ways. If you have to do the both work, so what is the number of way of doing both? So what is different number of way of doing both? सर बोथ अगर करना है तो प्लस होगा या इनटू होगा? ये तो समझाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए चलो, मेरे पास मान लो मेरे पास टी शर्ट है 5 और पैंट है मेरे पास 4, मुझे एक टी शर्ट पहनना है, एक पैंट पहनना है, तो मैं कितने डिफरेंट तरीके से चूज कर सकता हूँ एक टी शर्ट और एक पैंट? मल्टीप्लाई होगा ना। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लाई कब और ऐड कब। अब एग्जाम्पल दूसरा देखो, जैसे तुम कहीं पार्टी में जाते हो, 5 डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम है फॉर एग्जाम्पल, और 5 डिफरेंट टाइप का तुम्हारे पास चॉकलेट्स है, तुम्हें बोला जाता है कि चूज 1 फ्रॉम आइदर आइसक्रीम और चॉकलेट। सो कितने तरीके होंगे हमारे पास? अब 10 हो यहाँ पे ना, 5 बोला 10 होगा। अगर ऐसा तो यहाँ और है, तो और का मतलब ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। सो आई कैन चूज 1 आइसक्रीम इन 5 ways, 5 different ice cream there. I can choose 1 chocolate in 5 ways. So I don't have to choose both. I have to choose either of them. So either of them is 5 plus 5. 10 ways I have. I have to choose just one, either ice cream or chocolate. अगर ऐसा बोलता कि you have to choose 1 ice cream and 1 chocolate, and the word आ गया, so now I have 5 choice here, I have 5 choice here. So 5 into 5, I have 25 choices in all. मतलब 25 different pairs I can make. तो यहाँ मीनिंग मेरा कहने का मतलब क्या है कि एंड का रिलेशन कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से है, और का रिलेशन कहीं ना कहीं एडिशन से है, और उसी बेस जो जहां मैं ऐड कर रहा था उसको बोलते हैं एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, और जहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा था उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आता है इस तरीके से ना। जो कॉम्बिनेटोरिक सब्जेक्ट हो इसी बेस्ड है ना, वहाँ काउंटिंग पूरा करते हैं हम लोग।
सो इस तरह से है। सो ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट की मीनिंग हुई। और यहाँ पे बताना मैं क्या चाह रहा था कि डीजेनरेट बहुत स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। एक तो स्पेशल इसने देख लिया तो इसका अकेला वेरिएंस 0 होता है, किसी का वेरिएंस 0 नहीं होता। ये अकेला डिस्ट्रीब्यूशन है जो हर किसी डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये क्या होता है कि अ रैंडम वेरिएबल, सो ये जो डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छा इतना ही नहीं, ये तो इतना इंडिपेंडेंट है कि ये खुद से भी इंडिपेंडेंट है। ये अकेला ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो खुद से भी इंडिपेंडेंट है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, मुझे कई बार आईआईटी गुवाहाटी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रैंडम वेरिएबल है जो खुद से इंडिपेंडेंट है, तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो सबके साथ इंडिपेंडेंट तो है ही, और इतना इंडिपेंडेंट खुद से भी इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है ना। तो क्या होगा कि डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इटसेल्फ। सर खुद से इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगी? हाँ खुद से इंडिपेंडेंट है उसके लिए कौन सी कंडीशन होगी? हाँ, तो देखो खुद से इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। अब चलो आते हैं रिमार्क पे कि x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन पे आते हैं। तो हमने लिखा है x इंडिपेंडेंट ऑफ y, है ना। तो डेफिनेशन था प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x एट x इनटू प्रोबेबिलिटी y एट y। सेपरेट कर दिया, तो वही यहाँ लगा दो, y की जगह x रख दो। सो x इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इनटू x इज इक्वल टू x। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा तुम्हें। सो यहाँ देखो ध्यान से, ये एक सेट है, दूसरा सेट है, सेम ही तो है, अलग थोड़ी है, सेम ही है ना। तो a इंटरसेक्शन a किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। अरे a इंटरसेक्शन a, खुद का इंटरसेक्शन खुद के साथ, तो वही सेम आएगा। सो a इंटरसेक्शन a, तो एट द एंड ये आपका यही हो गया, और यहाँ हो गया x बराबर x, और ये इसका स्क्वायर हो गया। तो अब देखो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो खुद के स्क्वायर के इक्वल होता है, 1 और 0। तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको इधर बुला लो, कॉमन ले लो। मान लो स्मॉल p है फॉर एग्जांपल, तो p बराबर p स्क्वायर, तो p माइनस पी स्क्वायर इज 0। कॉमन ले लो, p इंटू 1 माइनस पी इज 0, तो यहाँ से आएगा p 0 और p इज 1। अब p 0 कैसे, अगर हर पॉइंट पे, अगर कुछ पॉइंट पे अगर मास है, तो अगर p 0 हो गया तो pmf बनेगा ही नहीं एक्चुअली। तो ये आउट हो जाएगा कि उस पॉइंट पे मास अगर 0 हो गया, तो pmf होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि टोटल समेशन तो 1 आनी चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ x पे ही है ना, डीजेनरेट है तो उस तरीके से, या इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब 0 नहीं होगा, फिर p बराबर 1 होगा। p बराबर 1 क्या हो गया मतलब, तो p मैंने किसका नाम दिया है, p मैंने नाम दिया इसका, इसका मतलब ये हो गया यहाँ से कहने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये सपोर्ट में होगा तो है ना इस तरीके से ये होगा। और इसका क्या मतलब हो गया कि ये x पे डीजेनरेट है ना। x कोई फिक्स नंबर होगा, स्मॉल x कोई फिक्स नंबर है, यहाँ पे सपोर्ट का पॉइंट है मान लो, तो इसका मतलब डीजेनरेट एट x, डीजेनरेट एट x हो गया। ये a भी ले सकता, मैं कांस्टेंट ले सकता था। अगर तुम्हें स्मॉल x से प्रॉब्लम है तो k ले लो, तो जहाँ जहाँ स्मॉल x वहाँ k रख दो, x बराबर k, x बराबर k, इस तरह से, या a ले लो। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये डीजेनरेट होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल खुद से इंडिपेंडेंट है तो डीजेनरेट ही होगा। 0 नहीं लिया क्योंकि पीएमएफ नहीं बनेगा फिर। तो सो इस तरह से है ना, तो मतलब ये कोई रैंडम वेरिएबल जो खुद से इंडिपेंडेंट हो सकता है वो सिर्फ डीजेनरेट है, और कोई रैंडम वेरिएबल जो हर डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट है वो डीजेनरेट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में भी, ऑप्शंस है ना, इस तरह से एग्जाम में ऑप्शंस बने मिलेंगे तुम्हें। तो ठीक है, मतलब ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो कॉन्टिन्यूअस के साथ भी इंडिपेंडेंट होता है ना, उस तरह से। सो हमने भी देखा डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या। तो डीजेनरेट की डेफिनेशन क्या है, तो ये पीएमएफ के थ्रू डिफाइन करेंगे, हर डिस्ट्रीब्यूशन को हम पीएमएफ के थ्रू ही डिफाइन करेंगे, और उसके बाद बाकी पीएमएफ के हेल्प से
मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, सीडीएफ निकाल सकते हैं, है ना। अगर तुम सीडीएफ का ग्राफ बनाओगे तो एक पॉइंट पे जस्ट जंप होगा, और तुम ग्राफ बनाओ इसका सीडीएफ का तो ए तक 0 और ए के बाद 1 हो जाएगा। सो इस तरह से है, तो ए पे इसका जंप होगा। तो ये ग्राफ है एक्स वर्सेस सीडीएफ का, एक्स वर्सेस सीडीएफ। तो एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है और जंप 1 का है, तो उसी पॉइंट पे पूरा मास है। सो ये हो गया डीजेनरेट के बारे में इंफॉर्मेशन, और ये कुछ डीजेनरेट पे बेस्ड रिजल्ट हो गया कि इसका वेरिएंस 0 होता है, और किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 है तो डीजेनरेट ही होगा। फिर ये हर डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है, खुद से भी इंडिपेंडेंट होता है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। चलो जैसे सर थोड़ा सा पिछले वाला स्लाइड दिखाएंगे। हाँ, सो चैट में कुछ आया है क्या? तो देखो अगर तुम्हें पूछ रहे स्क्यूनेस बताओ, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल का स्क्यूनेस क्या होता है? इफ x is a degenerate, so what is the skewness of x? Degenerate random variable. What is kurtosis of x? अभिजीत आपका माइक ऑन है, बताओ भाई बाकी लोग। सर कांस्टेंट है तो स्क्यूनेस तो 0 हो जाएगा ना। डेफिनेशन याद है? हम लोग डेफिनेशन क्या लगा रहे थे इसका? हम लोग डेफिनेशन लगा रहे थे एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल क्यूब, लगा रहे थे। डेफिनेशन है ये, और कर्टोसिस का डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी पावर 4। अब बताओ इसमें जरा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, क्या होगा इसमें? सिग्मा क्या होता है? नहीं होगा। हाँ, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई? 0। सिग्मा ही 0 है यहाँ पे, तो ये रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 है। तो अगर 0 हो गया समथिंग अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड, तो निकलेगा नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हो, या नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 हो गया इसका, ठीक है। सो इस तरीके से, सो दिस विल बी नॉट डिफाइंड। आप डेफिनेशन याद रखो, आपसे इंटरप्रिटेशन इसका नहीं पूछेगा, इंटरप्रिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पूछेगा, मतलब ये स्क्यूनेस कर्टोसिस का उतना फोर्स नहीं करेगा वो। बाकी आपको डेफिनेशन याद रखना है कि इसका स्क्यूनेस का हाउ टू मेजर, हाउ टू मतलब हाउ टू फाइंड द वैल्यू, लाइक मीन मीडियन मोड निकालते हैं वैसे स्क्यूनेस कर्टोसिस फाइंड करना आना चाहिए। सो ये है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, मतलब डीजेनरेट के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गया एक्चुअली। बस इंडिपेंडेंट बता दिया एक ब्रीफ के लिए कि डिस्क्रीट में इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, सेम कॉन्टिन्यूअस में होगा, तो ये जॉइंट आपको दे रखा होगा। ओके, सो इसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो मान लो तुम्हारे पास, जैसे अगर तुम चाहो तो एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। है ना, अगर इसको समझने के तुम्हें अगर कुछ एग्जांपल चाहिए तो एक तुम काम कर सकते हो, अगर मैं तुमसे सिंपली पूछ लूं कि मान लो इंडिपेंडेंट को समझने के लिए एग्जांपल चाहिए एक, अगर तो जैसे सिंपली एक मैं एग्जांपल आसान सा देता हूं। सो कॉइन इज टॉस्ड, ये एग्जांपल पहले भी लिया था मैंने। x है नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, y है नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0 1, टॉस्ड जस्ट वंस, तो इसकी वैल्यू 0 1 होगी, ठीक है ना। और सो आपके पास अब होता क्या, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ये जो लिखा हुआ है ना, ये जॉइंट का क्या मीनिंग है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सो प्रोबेबिलिटी जैसे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इंटरसेक्शन है बीच में। अब सोचो आपका यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है? h, t, यही ना, एक बार टॉस किया आपने,
सो बताओ x की वैल्यू 0 कब आएगी, मतलब इसमें आउटकम क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज आउटकम हियर, x बराबर 0 किस आउटकम पे आएगा, सर टेल पे ना, इसमें नंबर ऑफ हेड्स है ना, तो x बराबर 0 का मतलब अगर कॉइन पे हेड आएगा टेल आएगा, तो x बराबर 0 किसके इक्विवेलेंट है, x बराबर 0 जो सेट है वो टेल के इक्विवेलेंट है, x बराबर 1 जो सेट है वो हेड के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, ऐसे ही 0 ही आ जाएगा सर वो तो। ठीक है ना। सो y बराबर 0 जो है वो टेल के, y बराबर 0 नंबर ऑफ टेल्स तो हेड के इक्विवेलेंट होगा, और y बराबर 1 जो है वो टेल के इक्विवेलेंट है, इस तरीके से, ठीक, देख लीजिए। सो यहाँ पे इसका मतलब हो गया x बराबर 0 का मतलब हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि टेल है, इसका मतलब क्या है y बराबर 0 हेड है, सो ये टेल इंटरसेक्शन हेड, सो क्या मिलेगा मुझे, तो प्रोबेबिलिटी एट 5 और 5 कितना है 0, ओके। तो अभी मैं देखो इसी को बोलते हैं ज्वाइंट पीएमएफ, ये जो मैंने लिखा है इसका नाम होगा ज्वाइंट पीएमएफ, पीएमएफ वही है जो वन वेरिएबल था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो ज्वाइंट में तो एक साथ बात करें इसलिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। अब जरा अलग अलग बात करो, अलग अलग बात करो, मतलब x बराबर 0 अलग फाइंड करो और y बराबर 0 अलग फाइंड करो, तो x बराबर 0 का मतलब टेल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो ये 1/2, y बराबर 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, सो ये आपका 1/2, अब इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, सर 1/4। ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये होगा, जस्ट मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करो वो दो रैंडम और इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, आगे आएगा हालांकि, लेकिन अभी आप देखो। सो यहाँ पे क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, यस और नो, है ना, नो सर। तो आपने यहाँ पे ज्वाइंट निकाला 0 आ गया एक पॉइंट पे, और आपने यहाँ सेपरेटली प्रोडक्ट किया 1/4 आ गया, तो डेफिनेशन कह रहा है कि जो ज्वाइंट आएगा वो प्रोडक्ट के इक्वल आएगा फॉर ऑल एक्स वाई, चाहे एक्स वाई कुछ भी ले लो, हमने 0 0 लिया यहाँ पे जो सपोर्ट में था और उसमें इक्वल तो आया नहीं, इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे। सो ये जो हमने डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल वो डिपेंड कर रहा है एक्चुअली, है ना, सो ये डिपेंडेंट है, तो ये सिंपली कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, नॉट इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है हेंस डिपेंडेंट है, कहने का मतलब ये कि ये क्या है, डिपेंडेंट है एक्चुअली, ठीक है। सो इस तरीके से वो एक बार और बताइए ना, ऊपर वाला 0 कैसा है जी, जैसे अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग बीच में इंटरसेक्शन है, कॉमा आपका इंटरसेक्शन है, सो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस में या तो हेड या टेल आएगी, तो अब आपने x डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स, सो आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड या तो एक बार आएगी या नहीं आएगी, टेल आ गई तो 0 टाइम हेड, तो 0 1 पॉसिबल वैल्यू x की है, नंबर ऑफ टेल्स तो 0 या 1, मतलब टेल या तो आएगी या हेड आएगी, तो टेल आई तो 1 टेल, नहीं तो 0 टेल, तो इस तरह से। अब यहाँ हम फाइंड करें x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0, हालांकि 4 पेयर बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन मैं पहला पे ही चेक कर रहा 0 0 आपके, तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू 0 मीन्स नंबर ऑफ हेड इज 0, सो मतलब टेल आया होगा, ये मतलब है। y is equal to 0 means what, so y is equal to 0 means y is number of tails, so number of tails is 0 means head आया होगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपने कॉइन को एक बार ही टॉस किया है, so ये कह रहा है कि x बराबर 0 मतलब टेल आया, और ये कह रहा है y बराबर 0 means हेड आया। अब दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, सो एक सेट है कंटेनिंग t, इंटरसेक्शन सेट कंटेनिंग h, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन तो है ही नहीं कुछ, इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया आपका एम्प्टी सेट, 5 एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। फिर अलग अलग निकाला हमने, x बराबर 0 की अलग प्रोबेबिलिटी, मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन को एक बार टॉस किया टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ 1/2, फिर y बराबर 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये डेफिनेशन चेक करने के लिए, तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, सो हम लोग ये चेक कर रहे हैं।
तो पहले मैंने ये वाला फाइंड किया 0 0 पे और ये फाइंड किया, ठीक है। चलिए सर आप बोले कि ये वाला ये सब सारा से इंडिपेंडेंट होगा, तो कंटिन्यूअस से कैसे चेक करेंगे सर? हाँ डीजेनरेट, हाँ कॉन्टिन्यूअस से कैसे चेक करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस से चेक करने का वैसे ही होगा। एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, हमें या तो कंडीशनल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रूफ उसका, देख सकते हैं हम लोग। सो प्रूफ कैसे करेंगे कॉन्टिन्यूअस के साथ, है ना। हालांकि कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या डेफिनेशन है सर वो पीडीएफ से होगा ना, जॉइंट पीडीएफ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मार्जिनल ऑफ एक्स एंड वाई एक्स। हाँ वो एक्चुअली वहीं पे 0 हो जाएगा दोनों तरफ, इसीलिए, ठीक है ना। वो एक्चुअली इसमें क्या है, सो अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा क्या होगा। अगर तुम उसको चेक करोगे, हम लोग जो जानते हैं डिफाइन करते कैसे, दोनों कॉन्टिन्यूअस के लिए दोनों डिस्क्रीट के लिए, बट उसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो इधर मास 1 रहेगा और इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी, ठीक है। अभी कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं, उसको तो डिस्कस करते हैं। अभी बस ये रिजल्ट है, हालांकि है ये थ्योरम है, हम प्रूव तो नहीं किए थ्योरम को, बट ये रिजल्ट है, यू कैन फाइंड एवरीवेयर कि ये हर डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ देख सकते हैं, तुम बुक में भी देख सकते हो कैसे प्रूफ किया हुआ है, तो देख सकते हैं प्रूफ इसका। एनीवे इसको आगे देखते हैं अभी, है ना। अभी तो बस ये डिजेनरेट देख रहे थे, तो ये इंडिपेंडेंट है, चूंकि मैं डेफिनेशन लिखा था इसलिए एक एग्जांपल लिख के वेरीफाई कर लिया कि कैसे चेक करेंगे इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डिजेनरेट। अगला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे सिलेबस में, बर्नौली बाइनोमियल, देखो बर्नौली होगा। सो अभी हमने डिस्कस किया डिजेनरेट क्या है, पीएमएफ, पीडीएफ, कुछ प्रॉपर्टीज उसके, एमजीएफ, सीडीएफ। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि वेरिएंस 0 है, मीन ए है, मीडियन मोड निकाल भी सकते हो, याद है तो भी सही है। अदरवाइज एमजीएफ क्या है, एमजीएफ ई की पावर 80 था, तो ये सब आपको याद रखना है। मतलब एक जगह पेज पे बना लो डिस्ट्रीब्यूशन, एमजीएफ, मीन, वेरिएंस, एक जगह रहेगा तो याद रहेगा, क्योंकि यूज होगा एग्जाम में। नेक्स्ट है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली क्या है कि हाउ टू डिफाइन, है ना। सो नेक्स्ट है आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, एक बर्नौली ट्रायल होता है, ठीक है ना, तो वहाँ हर ट्रायल है ना, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो कोई फिर से है ना, a discrete random variable x has Bernoulli distribution if and only if क्या होगा, इसका PMF, its PMF is क्या होता है, ओके तो उससे कर सकते हैं, या ऐसा है ना। सो एक तो ये तरीका है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x जो होता है, दैट इज ऐसे लिख सकते हो आप, p when x is 1, 1 minus p when x is 0 and 0 otherwise। ये है, या इसी को आप लोग दूसरे तरीके से बुक्स में ऐसा देखते होगे आप कि p की पावर x 1 minus p की पावर 1 minus x, जो बाइनोमियल का फॉर्म होता है उसके थ्रू, है ना। सो यहाँ पे x की वैल्यू या तो 0 या 1 हो सकती है। सो ये तो PMF हो गया। देखो यहाँ पे होता क्या है, तो जब x इक्वल टू 0 का मतलब हम लोग फेलियर से लेते हैं। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि किसी एक्सपेरिमेंट में दो ही आउटकम है, सक्सेस या फेलियर, ठीक है। सो x विल टेक वैल्यू 1, जो यहाँ पे देखो सपोर्ट क्या है आपके पास 0 1, तो अगर यहाँ बात करेंगे कि ये तो PMF है, सपोर्ट क्या है इस रैंडम वेरिएबल का, सो सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल हैज 2 पॉइंट 0 1, ठीक है ना। डिजेनरेट का सपोर्ट में एक ही पॉइंट था, जिस पॉइंट पे डिजेनरेट है। आपका बर्नौली में सपोर्ट में 2 पॉइंट है 0 1, तो 0 कहीं ना कहीं फेलियर को रिप्रेजेंट करता है, 1 सक्सेस को, क्योंकि इसमें एक ही ट्रायल होता है और दैट कंसिस्ट ऑफ 2 आउटकम, इधर सक्सेस और फेलियर। सो 0 हम है ना फेलियर लेते हैं, 1 को सक्सेस लेते हैं,
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1 माइनस p। ठीक है जी, कुछ पूछना है किसी को, देख लो। तो ये हो गया पीएमएफ सपोर्ट। अब आप मेन फाइंड करो इसका। हाँ हाँ चलिए ट्राई करते हो। तो इसमें आप देखो ध्यान से, x को आप 0 रखो, इसमें x को 0 रखो, क्या आंसर आएगा? x की जगह हाँ 1 माइनस पी आया, देखो यहाँ पे है। और x को 1 रख दो, क्या होगा? तो ये आ गया, वेरीफाई हो गया। आया कहाँ से? आपको याद है बाइनोमियल का पीएफ क्या होता है? NCX p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x। और आप लोग अभी पढ़ेंगे या जानते होंगे ऑलरेडी, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल में n ट्रायल्स होता है, n की जगह आप 1 रख दो बाइनोमियल, तो बर्नौली बन जाता है। सो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में np है, तो n के प्लेस पे आप 1 रख दो। इफ नंबर ऑफ ट्रायल इज 1 इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो n को यहाँ पे 1 रख दो, तो 1cx p की पावर x 1 माइनस p का 1 माइनस x, और 1c0 या 1c1 आंसर 1 ही देगा। तो इसी से ये लिखा गया है। तो बाइनोमियल के पीएमएफ से यहाँ आ गया, n को 1 रख दिया तो ये 1 हो जाएगा, तो ये वाला ये बन गया। सो बाइनोमियल आगे बढ़ेंगे तो बाइनोमियल का स्पेशल केस है ये। तो इसका मीन अगर फाइंड करोगे आप, सो मीन फाइंड करो, यहाँ से डिस्क्रीट है ना, कैसे फाइंड करते हैं? समेशन xi pi, तो बताओ कितना आएगा? तो इसका p आ गया। ओके, तो मतलब exp आ गया। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं मैं, सो मीन का मतलब, सो मीन इज ex आपका p आ गया। इनफैक्ट e ऑफ x की पावर n पूछूं आपसे तो क्या होगा? p ही होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना? या इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर ले लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? सो n कोई भी रियल नंबर ले लो, तो क्या नेचुरल लिख लो या कोई भी लिख लो, है ना? इनफैक्ट कुछ भी ले लो आप, n अगर कोई भी रियल है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा एटलीस्ट। सो ये आपके पास p हो गया। अभी देखो ध्यान से आगे, फिर अगर आप देखो इसका वेरिएंस कितना आएगा? ठीक है ना, पी क्यू है ना, तो एन पी क्यू होता है, इनको 1 रख दो। अब चेक भी कर सकते हो, ई एक्स स्क्वायर इफ यू फाइंड, तो ई एक्स स्क्वायर आपको पी ही आएगा। और वेरिएंस क्या होता है? ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो आपका पी माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। पी कॉमन ले लो, पी इंटू 1 माइनस पी आएगा। इसको पी क्यू बोलते हैं ना, पी क्यू बोलते हैं। तो क्यू आपका 1 माइनस पी होता है एक्चुअली, है ना? तो जनरली वी राइट 1 माइनस पी को क्यू से डिनोट करते हैं, पी प्लस क्यू 1 होता है। सो ये हो गया आपका वेरिएंस। एमजीएफ क्या होगा? सो आप एमजीएफ का डेफिनेशन याद करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। सो एक्स की 2 वैल्यू है, तो ई की पावर टी इंटू 0 प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस ई की पावर टी इंटू 1 प्रोबेबिलिटी एट 1। जस्ट ओपन आप लिख के देखो, समझ आएगा। सो यू फाइंड एमजीएफ यूजिंग डेफिनेशन। सो आपको आएगा 1 माइनस पी जो कि है क्यू प्लस पी ई की पावर टी, ये आंसर आएगा। इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं, क्यू प्लस पी ई की पावर टी, इसको पी टाइम क्यू भी लिखते हैं, तो इस तरह से। सो ये एमजीएफ इसका होता है क्यू प्लस पी ई की पावर टी। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है? सो एमजीएफ इसका ये है। सिमिलरली इफ यू राइट द सीडीएफ, है ना, अगर मैं इसका सीडीएफ लिखूं, सो अगर मैं इसका सीडीएफ लिखता हूं, सीडीएफ ऑफ एक्स। सो अब ध्यान दो आप, यहाँ पे सपोर्ट में क्या है? 2 पॉइंट है ना, यू हैव 2 पॉइंट इन द सपोर्ट। सो आप कैसे ब्रेक करोगे बताओ? कोई सीडीएफ क्या होगा इसका? एक मिनट, हाफ क्यों? हाँ, लेस देन 0 पे 0 हाफ नहीं, हमने पी फिक्स नहीं किया ना, मतलब पी रखा है। लेकिन 0 पे क्या है? नहीं सॉरी, 0 पे क्या है? 1 माइनस पी रहेगा। चेक कीजिए, 0 वाला इंक्लूड होगा ना यहाँ पे। 0 पे कितना मास है? 0 वाला मास इंक्लूड होगा यहाँ पे, जो 0 पे मास है। 0 पे 1 माइनस पी है, और x मोर देन इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखो ये ब्रेक जो कर रहे हैं, 0 1 कहाँ से आ रहा है?
ये सपोर्ट के पॉइंट है जहाँ पे ब्रेक करते हैं हम लोग। सो x लेस देन 0, 0 से पहले कोई मास नहीं है। 0 पे यहाँ मुझे पहले 0 लिखना था फिर 1 लिखना था, बात बराबर है। सो x मोर देन इक्वल टू 0 तो 1 माइनस p और x मोर है ना, यहाँ दोनों इंक्लूड हो जाएगा। स्मॉल x इज अ फिक्स नंबर। सो आप चेक करो, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कैसे आया डेफिनेशन से, है ना। तो ये हो गया इसका CDF। तो ये इंफॉर्मेशन होगा आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये PMF है, दूसरा फॉर्म PMF का ये भी है, ये आपका सपोर्ट है, ये CDF है, मेन वेरिएंस MGF, मेनली ये याद रखना है। आप काउंट कर सकते हो। इसका मीडियन क्या, मोड क्या होगा इसका, सो डिपेंड करेगा P क्या है ना। अगर मैं P मान लो 1/3 ले लेता हूँ तो ये 1/3 ये 2/3 हो जाएगी, तो 0 आ जाएगा मोड उस केस में। अगर मैं 2/3 P रख लिया तो ये P पे डिपेंड करने लगेगा, ठीक है। बाई मॉडल होगा। हाँ, तो उस तरह से हाफ हाफ रख दिया। अगर मान लो P को तुम हाफ रख दो तो क्या हो जाएगा, 0-1 दोनों मोड हो जाएगा उस केस में, इस तरह से। सो है ना, उस तरह से होगा। तो डिपेंड करेगा P पे डिपेंड करेगा। बाकी आप डेफिनेशन याद रख सकते हो, जो है ना मोड का डेफिनेशन, मीडियन का डेफिनेशन है, वो सीधा डेफिनेशन लगाओ, ठीक है। तो बर्नौली में क्या होता है, तो अगर मैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें क्या होता है, अगर इंटरप्रिटेशन बात करो आप, तो इंटरप्रिटेशन सिंपल क्या है, जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में कि मान लीजिए x रैंडम वेरिएबल है, तो x क्या होता है कि नंबर ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, वन ट्रायल, एक ट्रायल में कितनी बार सक्सेस आएगी, और ईच ट्रायल कंसिस्ट ऑफ, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि अ ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम, अ ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम्स, ठीक है। अ ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम्स, क्या होगा, सक्सेस और फेलियर। एक ट्रायल के बाद सिर्फ 2 आउटकम है, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, इस तरीके से। सो सक्सेस या फेलियर। सो नंबर ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, तो यू नो ऑलरेडी, या तो एक ही ट्रायल है सक्सेस या तो 0 या 1, ये होगा ना। तो इस तरीके से होता है। सो प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर आप बोलते हो x बराबर 0, सो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात करते हैं हम लोग ना। सो इसको जनरली हम लोग 1 माइनस p लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सो इसको p लेते हैं। और यही नोटेशन आगे कंटिन्यू होगा। एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है, दैट इज q। सो यू मे थिंक ऑफ q। सो यही चीज़ बाइनोमियल में आएगा, यही ज्योमेट्रिक में रहेगा, यही चीज़ें नेगेटिव बाइनोमियल में होगी। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यही नोटेशन रहेगा। सो फेलियर की प्रोबेबिलिटी ईच ट्रायल में ये हमारे पास q होगी और सक्सेस की p होगी। सो इस तरह से, ठीक है, सक्सेस में 2 होगा ना, सक्सेस और फेलियर है ना। तो इस तरीके से है। ऐसे बर्नौली ट्रायल का एक अलग कंडीशन होता है ना। बर्नौली ट्रायल क्या होता है, बर्नौली ट्रायल, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अ ट्रायल, ये बर्नौली ट्रायल्स हो गया। तो ये कुछ कलेक्शन ऑफ ट्रायल्स होगा, क्या होगा, तो डिफाइन करो। बर्नौली ट्रायल्स हो ना आपने वर्ड, जैसे बाइनोमियल में n ट्रायल्स होते हैं ना बाइनोमियल में, तो ईच ट्रायल इज अ बर्नौली ट्रायल, या बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स। तो बर्नौली ट्रायल्स का मतलब क्या है, सर या तो सक्सेस करें या फेलियर करें। हाँ। सो ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम, ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, ओनली 2 आउटकम्स, ओनली 2 आउटकम्स, है ना। या इधर सक्सेस और फेलियर। और क्या कंडीशन होती है बर्नौली ट्रायल में, दूसरा कंडीशन, हाँ, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम, हाँ। सो मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका मतलब है ट्रायल्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। या वही बात है, बुक में जो एनसीईआरटी में देखोगे क्लास 12 में डिफाइन किया हुआ है कि उसमें ये बोलता है कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। तो हर ट्रायल, अगर जैसे बाइनोमियल होता है ना कि नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, तो ईच ट्रायल्स आर जो है बर्नौली ट्रायल, मतलब बर्नौली ट्रायल में ये हो गया कि ईच ट्रायल हैज द सेम सक्सेस प्रोबेबिलिटी, सेम फेलियर प्रोबेबिलिटी, एंड ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर।
सो ये कंडीशन होगा बर्नौली ट्रायल का मतलब ये होगा कि ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मतलब ये सक्सेस प्रोबेबिलिटी फेलियर प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहेगी। सो ट्रायल्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमने डिफाइन किया था लास्ट क्लास में वर्ड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट, तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, मतलब हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी तो फेलियर की भी सेम रहेगी। सो मेनली यही है, अगर n है तो वहां बोलता है कि n शुड बी फाइनाइट बाइनोमियल केस में, बट यहाँ जरूरी नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की बात की हमने, ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन है इसका, है ना। सो ईच, अगर ईच जो आपका एक्सपेरिमेंट का ईच ट्रायल अगर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो बाद में हम देखेंगे सम जो है बाइनोमियल फॉलो करता है ना, अभी आगे देखेंगे। सो जी सर इसका सीडीएफ वाला इलस्ट्रेशन दिखा दीजिए ना सर एक बार, तो वो थोड़ा सा भूल गया। ये ओके, उसको दिखा दिया सर एग्जांपल जैसे बता रहे थे अभी। हाँ जैसे तुम देखो, तुम खुद ही डिसाइड करो। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए स्मॉल x कोई फिक्स नंबर है ना, तो अगर आपसे मैं पूछूं चलो CDF एट कोई नंबर बताओ x लेस देन 0, आप कोई भी नंबर बताओ x लेस देन 0, -1 हो गया। चलो -1 ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। अब आप देखो इसके सपोर्ट में क्या है, 0 है या 1 है, तो आपको लगता है x की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है? नहीं सर नहीं कर रही। तो ये ऐसा कोई x है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो जो सपोर्ट में पॉइंट है ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है एक्चुअली, तो ये एम्प्टी सेट है। मतलब हमने आपको कहा कि x लेस देन 0 कुछ भी चूज कर लो, तो स्मॉल x जैसे आपने -1 कहा, -2 लो, -3 लो, क्योंकि मास सिर्फ 0 या 1 पे ही है, तो किसी और पॉइंट पे मास तो है नहीं, तो इसलिए 0 ही आएगा। नेक्स्ट व्हाट यू डू, आप 0 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज करो, 0 1 के बीच में यू टेक एनी नंबर इंक्लूडिंग 0, यू कैन सी वेरीफाई करने के लिए। तो कोई नंबर बताओ 0 1 के बीच का कोई भी, 1/2 मान लीजिए 1/2। सो स्मॉल x कोई फिक्स नंबर है उस बीच का। अब मैं ये फाइंड करता हूँ। सो CDF का डेफिनेशन है आपके पास कि कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 1/2। अब आप देखो कि जो सपोर्ट है इस रैंडम वेरिएबल का कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ओनली 0 सेटिस्फाई करेगी, तो ओनली 0 सेटिस्फाई करेगी। सो प्रोबेबिलिटी एट 0, अब देख लो प्रोबेबिलिटी एट 0, तो x बराबर 0 पे आपका क्या आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 पे 1 - p, तो 1 - p आ गई। यही 1 - p हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सेम। सो मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि एक्चुअली व्हाटएवर नंबर यू चूज बिटवीन 0 एंड 1, तो लेस देन इक्वल टू वो लोग सिर्फ 0 वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 0 पे मास है वो आएगी। अब आप 1 से ज्यादा या 1 के इक्वल कोई भी एक नंबर लेके देख लो आप। सो यू टुक एनी नंबर है ना, अब बताओ कोई नंबर 1 से ज्यादा, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, चलिए। सो 2 अगर आपने लिया तो x लेस देन इक्वल टू आपका 2 हो गया, और जब x लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब ये हुआ। अब आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन सी वैल्यू है सपोर्ट में, है ना, PMF से CDF निकालते हैं ना हम लोग, तो आप देखो कौन कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को। 1 करेगी सर जिसका वैल्यू p है। अरे 1 क्यों करेगी, 0 सेटिस्फाई नहीं करेगी, चेक कीजिए, हाँ सर 0 1 है ना। सो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x की जगह तो 0 भी लेस देन 2 है, यस। कुमुलेटिव है ना, CDF मतलब क्या, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका मतलब कुमुलेटिव क्या होता है कि तुम -∞ से वहां तक के सारे मास ऐड कर रहे हो एक्चुअली। सो आप यहाँ 2 तक के सारे मास ऐड कर रहे हो, तो x लेस देन 2, तो 0 वाला मास भी और 1 वाला मास दोनों ऐड हो जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ ये होता है, तो आप अगर ये कैलकुलेट करोगे तो x बराबर 0 और 1 दोनों वाला ऐड हो जाएगा। तो 0 पे था 1 - p, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से हो गया। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग, तो इसका ग्राफ बनाएंगे अगर, तो देखिए, तो ये क्या है, लेस देन 0, 0 से लेस प्रोबेबिलिटी, ये ग्राफ 0 है, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच इंक्लूडिंग 0 और 1 - p, अब कहीं पे 1 - p होगा। सो ये है आपके पास, और 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा जो होगा ये होगा हमारे पास। सो ये आपका 1 - p है और ये आपका p है, सॉरी नॉट p, 1। सो ये आपका 1 है। सो ये ग्राफ हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ जंप है। तो डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट का CDF हमेशा स्टेयर टाइप का होगा हमेशा,
ये ऐसे ही होगा, स्टेयर टाइप का स्टेप फंक्शन होगा या पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। सो ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा डिस्क्रीट का, और जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे मास है, उसी पॉइंट पे पीएमएफ है। तो यहाँ देखिए आप 0 पे कितने का जंप है, 1 माइनस पी का। सो है ना, इसका मैंने ग्राफ बनाया, तो 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी 0 पे है। और पर वो जंप जो वो जंप 0 पे होगा ना, 0 और 1 पे जंप होगा। यस यस, ये यहाँ 0 है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, उस पे जंप होगा, राइट। यस, हाँ ओके सर। सो जंप क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप का मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है सीधे उस पॉइंट पे। तो इस तरीके से चलिए। हाँ राजेश कुछ पूछना है? इसका वो मोड का बताइए ना फिर। मोड का, हाँ मोड का मैं ये कह रहा था, मान लीजिए जैसे अब क्या है, हमने ये कहा कि ये 1 माइनस पी है, ये पी है। जैसे चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, तो मान लो क्वेश्चन में अगर बनाऊं, आगे लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन है 1 लेट x इज, अच्छा इसका नोटेशन क्या है, तो इसका नोटेशन ऐसा लिखेंगे, बर्नौली p है ना, बर्नौली p इसका नोटेशन है। मतलब इसमें एक पैरामीटर है, सो व्हाट वी राइट, हम लिखेंगे कि रैंडम वेरिएबल x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली p, मतलब पैरामीटर एक, इसमें पैरामीटर चाहिए जिसके हेल्प से हमें डिफाइन कर रहे हैं पीएमएफ एक्चुअली। तो ये बर्नौली p हो गया, एंड सो x इज बर्नौली p। तो p की वैल्यू मैं कुछ दे देता हूं तुम्हें, फॉर एग्जांपल मैं 1/4 ले लिया। सो x इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली विद पैरामीटर 1/4। तो आप खुद बताओ मुझे अब सब लोग। सो पहला ऑप्शन है, खुद मुझे बताओ मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा, ठीक है, मीन मीडियन मोड, और 0.8 क्वांटाइल बताओ, बताओ ट्राई करके। हाँ 4 है, 4 नॉट 9, ये 4, मेरी राइटिंग ना बहुत ज़्यादा अच्छी है इस चक्कर में। हाँ 1/4 बर्नौली विथ p 1/4। मेन 1/4 है, हाँ मीडियम बोलो बोलो। मीडियन 1 होगा, मोड क्या होगा, मोड 0 होगा, 0.8 क्वांटाइल क्या आएगा, सब लोग यही करते हैं, बाकी लोग ये सही आंसर है। मीडियन 0 होगा, बाकी लोग देख लो भाई, तो 1 या 0 चेक करो, डेफिनेशन में चेक करो, तुक्का नहीं लगाना है आपको, डेफिनेशन लगाना है, तुक्का नहीं, डेफिनेशन लगाओ। अरे मनीष तुम्हारा माइक कौन है, देखो
सो मीन तो सबको आता ही है ना फाइंड करना। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बर्नौली है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, ये 1/4 है अगर x की वैल्यू 1 है, 3/4 है अगर x की वैल्यू 0 है ना। p क्या होता है? सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी ना, तो 1 पे होती है वो और 0 अदरवाइज। ये PMF है। अब ट्राई करो, मीन के लिए तो सबको पता है, मीन तो फॉर्मूला ही पता है तुम लोगों को, वैसे नहीं पता है देख लो। 1 और 1 पे मास 1/4, 0 इंटू 3/4, तो ये 1/4 आ गया। मीडियन के लिए क्या करना होता है? मीडियन के लिए आपको देखना है x की कौन सी वैल्यू है मोर देन इक्वल टू हाफ एंड ऐसा हो, दोनों सेटिस्फाई हो। तो चेक करके देख लो, अगर 1 रख रहे हो आप, x मोर देन इक्वल टू 1, तो x मोर देन इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी ना 1/4, तो 1/1 फेल कर जाएगी, तो x बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, देख लीजिए। तो x की जगह 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगी। मोड क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिस पे PMF मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो यहाँ पे दो ही पॉइंट है 1 या 0, तो मैक्सिमम कौन है ये, तो 0 इसका मोड है, ठीक है। 0.8 क्वांटाइल, तो यही डेफिनेशन होगा क्वांटाइल के लिए कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू रहेगा आपका 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x, ये मोर देन इक्वल टू होगा 1 माइनस p 0.2। अब डेफिनेशन याद करो क्वांटाइल का। सो x लेस देन इक्वल टू x जो है तो देखो अब x को क्या रख सकते हो चेक करो, तो x को 0 रखोगे तो x लेस देन इक्वल टू 0, सो लेस देन 0 पे मास, 0 पे मास कितना है 1/4, 1/4 बड़ा है 0.8 से, नहीं 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 कर रहा है देखो। ओ सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 0 पे कर रहा था ना, 1 पे करेंगे तो 1 पे चेक करेंगे x लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 1 दोनों ऐड हो जाएगा, तो 1 लेस देन जिस मोर देन इक्वल टू 1, तो मोर देन इक्वल टू 1 का मतलब हो गया 1 जस्ट, तो 1 पे 0.25, तो 1 सेटिस्फाई करेगा ना। देखो तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप चेक करो, नहीं समझ आ रहा तो पूछो, फिर मैं चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको सेटिस्फाई 0 कर रहा था, यहाँ x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 इसका आंसर है। अब जिनको अभी भी समझ नहीं, आप पूछो क्या बताना है मुझे, कहाँ एक्सप्लेन करूँ। ये PMF है, इसके हेल्प से काम करना है आपको। सर वो क्वांटाइल बता दो। हाँ देखो आप पुट करो ना इसको, देखो चलो ट्राई करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब प्रोबेबिलिटी x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, 0 1 दोनों सेटिस्फाई करेगी, वहाँ PMF है देखो आप, तो 0 या 1 दोनों पे ऐड कर लो मास, ये 1 हो गया। क्या 1 मोर देन इक्वल टू 0.8 है, यस। अब प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 1 फाइंड करनी है आपको, x को 1 रख रहा हूँ, सो मोर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या, सिर्फ 1 सेटिस्फाई करेगी, और 1 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.25, क्या 0.25 मोर देन इक्वल टू है 0.20 से, यस है ना। यहाँ इसका क्या मतलब है 80, यही ना, या मैं यहाँ पे लिख देता 80th परसेंटाइल, तो वही बात है, अगर ऑप्शन ये लिखा होता 80th परसेंटाइल तो भी आंसर यही होता, क्योंकि ये सेम ही बात है, 0.8 क्वांटाइल या 80th परसेंटाइल, तो वही आंसर आएगा। देखिए प्रूव हो रहा है सर, 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए 1 आंसर है, 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट मैं आगे रिजल्ट दिखा देता हूँ, किसी को डाउट इसमें देख लो। तो अभी हमने बर्नौली का देखा है, ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, मेनली यहाँ पे था। सो PMF मीन वेरिएंस MGF आपको ये याद रखना है, और नेक्स्ट स्लाइड चेंज कीजिएगा ना, जी जी क्वांटाइल वाला। हाँ सर जी जी सर अगर इधर p इक्वल टू 1/2 होता तो ये बाइमोडल होता है क्या? हाँ, तब दो मोड आ जाते, दोनों मोड आ जाते, यस।
मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ। सो कुछ रिजल्ट्स और लिख देता हूँ इस पे। देखो एक तो रिजल्ट लिख लो। रिजल्ट ये है कि मान लो इफ, ये थ्योरम मतलब कि इफ x, देखो ऐसा लिख रहा हूं मतलब इसका मतलब x हैज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये नोटेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसका मतलब ये होगा कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली p, सो पैरामीटर p है। देन तो जैसे पहला रिजल्ट तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। जो पहला है तो आपने ऑलरेडी देखा है कि मीन इसका p ही रहेगा, है ना। इनफैक्ट आपने देखा कि e ऑफ x की पावर कुछ भी n ले लो, ये भी p ही रहेगा, है ना, फॉर ऑल n। इनफैक्ट आगे लिखो, मैं मीडियन का लिख रहा था ना। सो जो इसका मीडियन है, अभी मैंने p क्या लिया था, जो पिछले क्वेश्चन में मेरा p क्या था 1/4 था, जो कि लेस देन 1/2 था। सो अगर p की वैल्यू लेस देन 1/2 है, p की वैल्यू 1/2 है और p की वैल्यू मोर देन 1/2 है, सो अगर मैं p की जगह 1/2 देता तो क्या आंसर आता फिर मीडियन। और अगर p में मान लो 1/2 से ज्यादा, सपोज 3/4 आपको देता p की वैल्यू, तो क्या आंसर आता बताओ जरा। तो ये 0, ये 1 और यहाँ पूरा इंटरवल मीडियन हो जाएगा। यहाँ पे अगर p की वैल्यू हाफ रखूं तो ये 0-1 के बीच का हर नंबर सेटिस्फाई करेगा सारी कंडीशन को, जो मीडियन के डेफिनेशन को। और इनफैक्ट मोड की अगर बात करें, सो अभी जो मैंने p दिया था आपको लेस देन 1/2 दिया था, अगर p 1/2 होगा या p मोर देन 1/2 होगा तो क्या होगा। तो जो अभी मैंने आपको p की वैल्यू 1/4 दिया था, जो कि लेस देन 1 था, तो इसका मतलब है कि उस पे आपका मोड क्या आया है ना, तो 0 आया था। अगर मैं मोर देन 1/1 आता और यहाँ पे सेट कंटेनिंग 0-1 होगा बाई मॉडल, जो आप लोग कह रहे थे कि अगर p की वैल्यू हाफ है तो मोड इसका 0-1 दोनों होगा। डिफरेंस ध्यान देना, ये कर्ली ब्रैकेट है, सेट है, और ये इंटरवल है, दोनों अलग चीज है, ठीक है। ये इंटरवल है, ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 and 1, यहाँ ओनली 0 and 1 नॉट अदर्स, इस तरीके से। तो ये मोड हो गया। अगर आपसे इसी में पूछ लूं मैं कि इसका स्क्यूनेस क्या होगा और इसका कर्टोसिस क्या होगा, 5वां है यार, कर्टोसिस क्या आएगा इसका, आप मुझे इसी केस में कैलकुलेट करके बता दो। जैसे इस केस में अगर पूछ लें आपसे कि बर्नौली 1/4 है, तो मुझे आप बता सकते हो कि इसका स्क्यूनेस क्या आएगा। तो फॉर्मूला आप सबको पता ही, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 3। कर्टोसिस क्या होगा, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 4। कैलकुलेट करो जरा, या इस केस में कैलकुलेट कर लो, या नहीं तो इन जनरल कैलकुलेट कर लो बर्नौली p के लिए। क्या आंसर आएगा कोई बताओ। मैं यहाँ ले देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है, आप प्रूव कर सकते हो, इजी है। सर इंट्यूनेस को नहीं आ रहा है कितना है स्क्यूनेस, सर 4/3 यहाँ पे 4/3। कर्टोसिस निकाल रहे हैं सर। हाँ ट्राई करो
ये डिस्क्रीट है, इजीली हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। चेक करो ये सही है क्या है। नहीं तो गलत है तो मैंने स्क्वायर ले लिया। हाँ क्यूब करे करो क्या आएगा। देखो इसका आंसर जो आता है, सो आपका जो स्क्यूनेस का आंसर है इसमें ये आएगा Q माइनस पी अपॉन रूट अंडर पी क्यू, ये आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने P आपको दे दिया तो उस तरह से पुट कर लो। तो ये आप पुट करो 1/4, तो P की जगह 1/4 रखो, Q की जगह 3/4 रखो। सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। P को 1/4 और Q को 3/4 रखो। आप कैलकुलेशन करो नोटबुक पे, तो बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है। हाँ अरे Q मतलब 1 माइनस P। Q का मतलब अगर कहीं Q लिख रहा है ना तो वो 1 माइनस P का रीनेम कर रहे हैं Q। P 1/4 है ना, तो 1 माइनस P की जगह Q लग देते हैं वो लोग। तुम P के टर्म में निकाल लो सिर्फ, तो ये हो जाएगा Q को 1 माइनस P कर लो, तो 1 माइनस 2P अपॉन रूट अंडर P इंटू 1 माइनस P, ये हो गया। चलो इसमें P को 1/4 रख के बताओ क्या आएगा। ठीक है, P को 1/4 रखो भाई, बताओ। हाँ सो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, तो ये है। हालांकि प्रूफ बहुत इजी है इसका, आपको मीन निकालना था ना जस्ट। तो क्या है कि x को एक बार 0 रखेंगे, प्रोबेबिलिटी एट 0, x को 1, प्रोबेबिलिटी एट 1, इस तरीके से। सो उससे करके देखो, सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। नेक्स्ट कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला जो इसका है वो ये है। अच्छा ये एक्सेस कर्टोसिस बताते हैं ये लोग, तो ये आएगा 3+ है ना। तुम्हारे पास जो आंसर देगा ये 1 माइनस 6PQ अपॉन आंसर आएगा PQ। चेक करो ये क्या आएगा। तो है ना, एक एक्सेस कर्टोसिस होता है। एक्सेस कर्टोसिस क्या होता है कि नॉर्मल का अगर तुम कर्टोसिस निकालते हो ना, तुम्हारा आंसर 3 आता है, तो वो लोग क्या करते हैं 0 मानते हैं। एक्सेस कर्टोसिस 0 मानते हैं नॉर्मल का, उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो 3 माइनस करके देगा वो। तो कर्टोसिस 3+ लिखा है, एक्सेस कर्टोसिस इसको बोलते हैं। तो उसमें 3 माइनस कर दो, जो कर्टोसिस है उसमें 3 माइनस कर दो। और 3 का लॉजिक क्या है, सो 3 कर्टोसिस आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल का। तो वो लोग उसको वहाँ 0 करके आगे कंपेयर करते हैं उसके साथ। हाँ सॉल्व कर दें, देखो ये वाला ना। अच्छा मैं तो दिखाऊं कैसे आया, देखो जैसे x आपका है बर्नौली P, ठीक। सो मुझे ये पता है कि अगर P होगा, अगर x 1 है, 1 माइनस P होगा, x 0 है। देखो अब कर्टोसिस तुम निकाल रहे हो स्क्यूनेस ना, तो स्क्यूनेस तो एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा का क्यूब। सो तुम्हें तो पहले से ही मीन वेरिएंस पता है, तो देखो रख दो E ऑफ x माइनस, इसका मीन हमने निकाला था ना। सो जो मीन आया था वो क्या आया था P, तो ये P हो गया। सिग्मा स्क्वायर कितना आता है बर्नौली में, अभी बताया तुम लोगों ने, क्या बताया था PQ। ठीक है, तो ये हो गया रूट अंडर PQ, तो यहाँ आ गया। अब इसको एक्सपेक्टेशन खोलो, डिस्क्रीट में आप एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हो, तो आप ऐसे करते हैं समेशन जो फंक्शन है x माइनस P अपॉन रूट अंडर PQ इंटू प्रोबेबिलिटी एट x। और x की यहाँ क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 0 या 1, तो एक बार x को 0 रखो, एक बार x को 1 रखो, और कैलकुलेट नहीं कर लोगे, करके देखो। सो एक बार आप x को 0 रखो और एक बार 1 रखो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो जब एक बार 0 एक बार 1 रखोगे, सो आपके पास अब होगा, देखो
हाँ पी क्यू यही ना, हाँ सॉरी हाँ क्यूब भूल गया मैं यहाँ पे, ओ सॉरी हाँ। सो यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है। मतलब आपको बता दूं, जैसे एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, आप सबने EX पढ़ा हुआ है ना डिस्क्रीट में, तो क्या होता है x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x। अगर आपको पूछ ले एक्सपेक्टेशन ऑफ GX तो कोई टेंशन नहीं है, x की जगह आप GX रखो, ये फॉर्मूला है। तो यही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसके लिए, ये मेरा GX है, तो GX इंटू दिस। अब x को एक बार 0 एक बार 1 रखो, तो 0 जब रख दोगे तो आपका आ जाएगा देख लो, सो 0 माइनस पी अपॉन रूट अंडर पी क्यू, इसका क्यूब, और इस पॉइंट पे मास कितना है 0 पे, तो 0 पे मास है 1 माइनस पी क्यू प्लस एक बार 1 रखो, सो 1 माइनस पी अपॉन रूट अंडर पी क्यूब, इसका क्यूब इनटू प्रोबेबिलिटी एट 1, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है p, सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो स्क्वायर नीचे तो वही रहेगा पी क्यू रूट पी क्यू, अगर स्क्वायर पावर 3 कर दिया तो न्यूमरेटर में देखो क्या हो रहा है, माइनस पी का क्यूब, सो माइनस पी क्यू इंटू 1 माइनस पी प्लस, वहां देख लो 1 माइनस पी का क्यूब इंटू पी, चेक करो ओके है। तो अब देखो आगे, सो क्या करो, ऐसा करो p 1 माइनस पी को q ही रख दो, ठीक है ना। सो न्यूमरेटर में जो है ना ये q है, एक्चुअली 1 माइनस पी इज नथिंग बट q, ये q ही तो है, जहां 1 माइनस पी है उसको q लिख सकते हो, दिस इज q। तो न्यूमरेटर में है p की पावर 3q प्लस q की पावर 3p अपॉन में pq टाइम रूट pq, pq कैंसिल कर दो भाई कॉमन लेके, तो बचा क्या, pq कॉमन निकाल लो बाहर, सो हो जाएगा तुम्हारे पास q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन pq टाइम रूट pq, तो ये कैंसिल। अब इसको तुम ओपन कर लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिखते हो, q प्लस पी होल स्क्वायर माइनस, हाँ तो ये कितना हो गया 2pq अपॉन में रूट pq, यही ना, चेक करो एक बारी, चेक कर कैलकुलेशन देख लो जस्ट, हाँ मैं बोल रहा हूँ सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे, हाँ p प्लस क्यू 1 हो जाएगा, यस अच्छा, ओ हाँ व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, हाँ हाँ हाँ, तो a प्लस बी ए माइनस पी, a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यू राइट q प्लस पी q माइनस पी, q प्लस पी 1 हो गया, तो बचा q माइनस पी अपॉन रूट अंडर पी क्यू। सो ये प्रूफ आ गया, एक्चुअली ये मैंने प्रूव कर दिया इस फॉर्मूले को जो यहाँ लिखा था, है ना, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है स्क्यूनेस का, सो इसको प्रूव कर दिया q माइनस पी अपॉन दिस। सो सिंपली आप भी है ना, जब भी कोई ऐसा हो कैसे आया तब करके देखो हो जाएगा, और नहीं हो रहा तो पूछ सकते हो आप कैसे आए, क्योंकि कोई भी रिजल्ट है उसका कहीं ना कहीं प्रूफ है, प्रूफ किया है किसी ने तभी वो है ना दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। और सर वो ऐसे ना करके अगर हम चाहें तो क्यूब खोल भी सकते हैं, मतलब pq को बाहर निकाल के, हाँ हाँ ये कर सकते थे, वो भी आप कर सकते थे, सिंप्लीफाई कैसे भी कर लो, तो ये प्रूव कर दिया, मतलब ये फॉर्मूला स्क्यूनेस का फॉर्मूला प्रूव हो गया एक्चुअली, है ना। सो इस तरीके से है, तो आपको डेफिनेशन पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्विकली, याद नहीं है तो, ठीक है जी। सो इस तरीके से ये हो गया, ये कुछ रिजल्ट लिख दिया मैंने, और थोड़े आगे बढ़ते हैं। सो अभी कोई डाउट है बताओ इसके रिलेटेड, तो ये अभी क्या डिस्कस किया हमने, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन,
हमने पहले डिजेनरेट डिस्कस किया, फिर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया, अभी बाइनोमियल पे आते हैं ना, टाइम है काफी। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो अभी आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लिखना है। तो क्या होगा, कोई रैंडम वेरिएबल है, सो अ रैंडम वेरिएबल x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन if and only if PMF of x is, so क्या होगा x का PMF, तो ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, p raised to power x 1 minus p या q लिख सकते हैं n minus x। सो इस तरह से ये 1 minus p q है, और x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है इसमें, सपोर्ट 0 1 2 है ना, तो 0 1 2 अप टू n, तो सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल इज 0 to n, इस तरीके से हो जाएगा। सो आपका जो सपोर्ट है वो 0 to n होगा। ओके, तो ये तो हो गया पीएमएफ। अब इसका आपको डिसाइड करना है ना, तो सपोर्ट वो होता है ना, अगर सपोर्ट की बात करें, सो सपोर्ट ऑफ x जिसको मैं sx लिखूंगा, सो 0 1 2 n तक है ना। अब यहाँ पे मीन बताना है आपको, मीन क्या आएगा, सो व्हाट इज मीन ex, तो आप प्रूव कर सकते हैं, सबको पता ही है n टाइम p आएगा। हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं, मैं कह रहा जो भी फॉर्मूला है, रिजल्ट है, उसका सबका प्रूफ है, सो आप ट्राई कर सकते हो। तो मीन अगर फाइंड करेंगे ये आएगा, वेरिएंस NPQ है ना, सो वेरिएंस जिसको सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे, सो NPQ का मतलब NPQ का मतलब 1 minus p, इस तरीके से, सो NPQ, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और MGF, सो इसका MGF क्या होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जैसे में छोटा कर दे, सो MGF क्या आएगा, q plus p t की पावर, सो ये आएगा q प्लस p इंटू e की पावर t होल पावर n, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये IC को है ना, मतलब वही q इज जस्ट 1 minus p, सो 1 minus p p की पावर t। और फिर से मैं कह रहा हूँ, सो आप ये चाहो तो आपको घर पे थोड़े वर्कआउट कर सकते हो आप इस पे कि ये कैसे आया, रट्टा मारने के बजाय यू कैन थिंक ऑफ कैलकुलेट, डेफिनेशन बेस्ड है, ये एक समेशन xi pi उससे हो जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हो, उससे सीखने को मिलेगा कि ये सब आया कैसे। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जस्ट, आप ये ट्राई कर, थ्योरम्स भी आप चाहो तो प्रूफ देख सकते हो, एंट्रेंस में रिक्वायर्ड नहीं है प्रूफ, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हो घर पे चाहो तो। मतलब ये फॉर्मूला याद है, इट्स फाइन, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सीडीएफ तो इसका लिखने का वो नहीं, वैसे ही होगा जैसे जीरो पे जो मास होता है, फिर है ना, यहाँ पर अगर ब्रेक सीडीएफ लिखूंगा नहीं क्योंकि वो काफी लंबा होगा ना, जैसे ऐसे ही होगा, x लेस देन 0 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो जो जीरो पे मास है वो हो जाएगा ना उस तरीके से, फिर ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में x मोर देन इक्वल टू n 1 हो जाएगा। तो लिखने का जरूरत नहीं है, आपको मतलब पता है, तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखना इस तरीके से। सो MGF हो गया, सो सपोर्ट मेन वेरिएंस MGF मेनली याद रखना है। ओके, तो ये आप सबको जनरली पता ही है, मेन इसका इंटरप्रिटेशन का है ना। तो इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था, सबको पता है भाई कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइनोमियल। तो एक बार इंटरप्रिटेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरप्रिटेशन क्या होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पहचानने पड़ेंगे कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है। तो ये तब आप क्वेश्चन पढ़ के पहचान पाओगे बाइनोमियल होगा जब आपको उसका इंटरप्रिटेशन क्लियर है कि रैंडम वेरिएबल x का मीनिंग क्या है। सो हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं x बिलोंग्स, इसका नोटेशन ये है,
बाइनोमियल इन कॉमा पी, इसमें 2 पैरामीटर चाहिए ना, पीएमएफ को डिफाइन करने के लिए आपको 2 पैरामीटर चाहिए, एन पी, एक्स तो आपको वैल्यू होगा, सो वी राइट है ना यहाँ पे कि एक्स जो है हम इसको ऐसा लिखते हैं कि एक्स हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन पी, तो ऐसा लिखते हैं एक्स इज बाइनोमियल एन पी, सो यहाँ पे एक्स बाइनोमियल एन पी है। ओके, सो एक्स का मीनिंग क्या होता है, सो एक एक्सपेरिमेंट है, सो एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स। सो बर्नौली ट्रायल्स का मतलब बताया मैंने कि ईच ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ईच ट्रायल्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर ट्रायल पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है। सो एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स, है ना, सो ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, पता ही है ऐसे तो बर्नौली ट्रायल का मतलब वही है। सो मैं लिख देता हूँ फिर भी, ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम, क्या होगा, सक्सेस और फेलियर, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो n का मतलब होगा नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, जैसे मान लो आपने अगर किसी बॉक्स से मैं अगर 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 बॉल्स आई एम ड्रॉइंग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, so is it Bernoulli trial? एक बॉक्स मान लो 10, चलो a box contain 10 balls, ठीक है, so I'm drawing 3 balls 1 by 1 without replacement, so is it a Bernoulli trial? No, हाँ, है ना, जैसे मान लो अब उसमें ऐसा है कि 10 है, 10 मान लो एग्जांपल के लिए 10 balls are there, 5 red 5 black for example, so if you are drawing 3 balls without replacement, the first getting red in the first trial is 5 by 10 without replacement, एक बाहर हो गया, जो भी था रेड या ब्लैक जो भी, तो मान लो रेड है, सो बाहर हो गया, सो सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 4 by 9 which is different from 5 by 10, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी हर बार चेंज हो रही है, ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाली केस है ना, दैट इज नॉट बर्नौली ट्रायल। तो इस केस में ज्योमेट्रिक नहीं, इसके में हाइपर ज्योमेट्रिक लगेगा, है ना, तो इस केस में हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो वहां पे हाइपर ज्योमेट्रिक लगेगा विदाउट रिप्लेसमेंट में, विथ रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल लगेगा। तो ये सब आपको क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होगा, ये इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर है तो उससे समझ आएगा। सो n इज द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है ना, एक स्मॉल p नोटेशन आएगा, p का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। q जो कि 1 minus p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, ये है। फिर आपके पास n हो गया नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, ठीक है। अब x आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? सो x का मीनिंग होता है नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस, है ना, इन n ट्रायल्स, वही बात है। सो ये है, सो अगेन नंबर ऑफ सक्सेस, अब यू हैव n ट्रायल्स, ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर, सो हाउ मेनी सक्सेसेस यू कैन गेट? So you may not get any success, you may get 1 success, 2 success, 3 success, up to you may get n out of n success. So ये simple interpretation है। In that case, है ना, so in that case x will have binomial distribution with parameter this, और बाकी पता ही है। So in that case you can apply this. तो ये कुछ meaning है इसका। So x, when you have x is number of successes in n trials, so this is binomial distribution. Each trial has only 2 possibilities. Trials are independent and identically distributed. Then you can say x follows binomial distribution. या x has binomial distribution. देख लो ये सब मीनिंग, हाँ, yes, अगर विथ रिप्लेसमेंट होगा तो बर्नौली ट्रायल हो जाता, क्योंकि हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी और एक दूसरे से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहला रेड आया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम रेड आएगा ब्लैक आएगा, तो डिपेंड नहीं करेगा। सो इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ठीक है, और टू पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, सक्सेस और नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस मीन फेलियर, सो देन बाइनोमियल होगा। तो ये तो इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है ना, एक आसान सा क्वेश्चन लिख लो इस पे, जैसे मान लो क्वेश्चन रहता है कि जैसे ना हम लोग सिंपल अभी एक क्वेश्चन था आज ही देख रहे थे कि मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो पूछेगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, या 4 की जगह थोड़ा सा लार्जर नंबर लिख लो, सो मान लो 5 टाइम्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड इज, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो। सो x यहाँ पे तुम अज्यूम करो, क्या बोला है, एटलीस्ट यू अज्यूम x इज नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन, कितने टॉसेस है, 5 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, सो इन 5 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है, तो इन 5 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, सो n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, सो सक्सेस तुम्हारा ये होता है, हेड यहाँ पे है, अगर मैं टेल पूछ रहा होता x इज नंबर ऑफ टेल्स, तो टेल उस केस में सक्सेस होता, तो यहाँ पे p इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हाफ है, np आ गया, सो वी ओनली नीड np, और x विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 5,1/2। अब ये क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1, सो एट मोस्ट 1 हेड, सो एट मोस्ट 1 हेड मीन्स कितना, लेस देन इक्वल टू 1, सो इसका मतलब है कि यू फाइंड x इज इक्वल टू 0 और यू फाइंड x इज इक्वल टू 1, इस तरीके से, ठीक है। तो फाइंड कर लो, अब फॉर्मूला कर लो, 5c0 p की पावर 0 1 माइनस p की पावर 5 प्लस 5c1 p की पावर 1 1 माइनस p की पावर 4। नाउ यू कैन अप्लाई, सारा इंफॉर्मेशन पता है आप लोगों को, सो हियर यू हैव ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, सो मतलब ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही मान लो हो जाएगा, डाइस वाला केस है कि यू थ्रो अ डाइस 10 टाइम, सो नंबर ऑफ टाइम यू आर गेटिंग 6, तो दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, n टाइम टॉस किया तो n कॉमा p हो जाएगा, p प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 जो कि 1/6 होता है, अनबायस्ड केस है तो, सर हाँ सर एटलीस्ट 1 हेड के लिए फिर कैसे निकले, वैसे ही निकल जाता है ना, एटलीस्ट 1 के लिए कैसे करते, प्रोबेबिलिटी पूछता एटलीस्ट 1 हेड आपसे, सो अगेन यू विल थिंक कि मोर देन इक्वल टू 1 बोल दिया ना, एटलीस्ट 1, सो कॉम्प्लीमेंट ले लो, बेटर रहता है, और अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन है तो x बराबर सिर्फ 0 होगी, सो 1 माइनस 0 पे निकाल लो, आ जाएगा, इससे आ जाएगा, ये आएगा, यस सर, सो ऐसे आ जाएगा। मतलब सिंपल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी थोड़े से रिजल्ट देख लो, जैसे अभी तुमने क्या किया, तो ये मीनिंग था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ x, सो बाइनोमियल में क्या है कि यू हैव n ट्रायल्स, ईच ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, सक्सेस फेलियर, देन यू आर काउंटिंग सक्सेस, so success is random, so you are counting success as x, x is the number of success in trial, in that case the x will have binomial distribution, ये इंटरप्रिटेशन हो गया। अब इसको यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में आप, वैसा है, so what is meaning of n, n number of trial, p probability of success in each trial, okay, so let's see some results। so हमने देखा कि when x is binomial n comma p, the PMF we had is this ncx p की power x 1 minus p की power n minus x, यही है। so when you put n is equal to 1 you will understand, oh x is equal to x will have 1 cx,
है ना। तो यहाँ पे जो x की पॉसिबल वैल्यूज है, x कैन टेक वैल्यू 0 1 अप टू n, सो व्हेन यू पुट दिस तो 1 चूज x, सो x कैन टेक वैल्यू 0 और 1 ओनली, n तक जाएगा ना, तो नंबर ऑफ ट्रायल इज 1, तो ये सिंपली p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x, where x can take value 0 1 only. So you realize that okay, so this is Bernoulli p, then x is Bernoulli p. तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे थ्योरम ये है कि जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है p is, ऐसा लिखा मिलेगा आपको, देखना आप बुक में भी लिखा रहता है, इक्वल टू ऊपर d लिखा है, इसका क्या मतलब है जी, कोई बताओ। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। अरे नहीं, कन्वर्जेंस ये होता है, ये और ये अलग नहीं है। डिस्टेंस। हाँ नहीं तुम्हें पता है जैसे x इज इक्वल टू a और x टेंड्स टू a, दोनों में डिफरेंस है ना। हाँ सर। हाँ, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्चुअली जो वर्ड यूज किया था हमने, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये जो नोटेशन यूज करूंगा ये होगा आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो मतलब बर्नौली p लिखा हो या बाइनोमियल 1, p, दे आर सेम, सो इक्वल टू d लिखने का मतलब है कि दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। आईआईडी वाला ना। हाँ आईआईडी वाला, आईआईडी का आई हटा दो, क्योंकि आई मतलब इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ आई हटा दो, सिर्फ आईडी है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आईआईडी हम जानते हैं हम लोग, तो हम लोग आईआईडी में सिर्फ ये वो आईआईडी का सिर्फ आईडी है यहाँ पे, तो आईडी ना लिख के मैं सिर्फ डी लिख रहा हूँ, डी का मतलब इक्वल है, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ये है, ठीक है। तो आईआईडी वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका मतलब ये होता है ना, सब लोग जानते ही हैं ये सब। तो सो नोटेशन का जो मीनिंग है बुक में भी यूज करता है और एग्जाम पेपर में भी यूज करता है आईआईडी वर्ड, तो आईआईडी का मतलब है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्चुअली इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इस तरीके से है, तो यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो मैं यहाँ पे यूज किया हूं वो सिर्फ आइडेंटिकली, तो आईडी है ना, सो इक्वल टू डी का मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यूज कर रहा हूं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसा लिखूंगा, मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू डी वाला। ठीक है, चलो थोड़ा ओके। तो ये मतलब सिंपल रिजल्ट है कि बर्नौली जो है बाइनोमियल का स्पेशल केस है। बाइनोमियल में n में बी एनी नेचुरल नंबर, बट व्हेन यू फिक्स n इज इक्वल टू 1, सो इट बिकम्स बर्नौली। ओके, नाउ होता क्या है, अगर आप देखो, सो नेक्स्ट रिजल्ट जो है हमारे पास, कि पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, या थ्योरम ही लिख दूं, चलो थ्योरम ही लिख देता हूं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, तो उसी थ्योरम, अब इसी थ्योरम के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जो भी जैम या गेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं आप देखोगे तो थ्योरम्स के बेस पे ही क्वेश्चन आता है। आपको रिजल्ट याद है डायरेक्टली यूज कर लो, नहीं याद है तो आप डिराइव करो, जैसे प्रूफ होता है थ्योरम का उस तरीके से। सो इफ x has Bernoulli distribution, Bernoulli p distribution, ठीक है, देन y इज इक्वल टू, अगर मैं x की पावर n ले लूं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, दिस हैज, बताइए मतलब बर्नौली होगा सर, ठीक है ना। हाँ, मैं क्या x अगर है, मैं ऐसा पूछ लूं कि x इज बर्नौली 1/2, तो आपसे पूछूंगा मैं देन इफ दिस, देन y बराबर लेट से x स्क्वायर हैज, ऑप्शन ए होगा, या दिस फॉलोज, या दिस हैज, हाँ ठीक है, दिस हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली 1/4, ऑप्शन बी बर्नौली 1/2, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ लिखूं सी बर्नौली 1, है ना, ये ऑप्शन डी कितना हो जाएगा, 1 1 है ना, 1/2 1 1/4, मान लो 1/8, इस तरीके से। तो क्या आंसर होगा इस केस में, ठीक है ना।
सो ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम मतलब इस तरह क्वेश्चन बना देगा वो, x की पावर हम 100 भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो x इज बर्नौली पी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हो गया। तो जिनको याद है डायरेक्टली लगाओगे, नहीं याद है तो आप फिर इसको जैसे नॉर्मली हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्ट्रीब्यूशन निकालते थे ना y का पीएमएफ, जस्ट y का पीएमएफ कैसे फाइंड कर रहे थे, जस्ट डायरेक्टली फाइंड द, यू फर्स्ट आपको x का पीएमएफ दे रखा होगा, x का सपोर्ट भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो उस x के सपोर्ट के हेल्प से पहले y का सपोर्ट निकालो, फिर y का सपोर्ट आ गया तो उन पॉइंट्स पे y पे मास निकाल लो, तो y का पीएमएफ आ गया, वो आंसर हो जाएगा। तो उससे कर सकते हो, याद है डायरेक्टली यूज कर लो। सो दिस हैज आल्सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली पी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली पी ही होगा, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बर्नौली पी ही होगा। ठीक है। सो अगला दूसरा थ्योरम, if x has distribution binomial n comma p, then y बराबर n माइनस x has distribution क्या होगा, बाइनोमियल n कॉमा q। अब ये हम प्रूव कर सकते हैं ना, अगर आप चाहो तो हम प्रूव कर सकते हैं इजीली। जैसे जिन लोगों को लगे कि सर कोई थ्योरम प्रूव करो तो प्रूव भी हो जाएगा इजीली, कोई भी आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। कैसे आया, ट्रांसफॉर्मेशन जो किया था ना उसी तरीके से प्रूव होगा। ये है, इसी का स्पेशल केस अगर लिखोगे। अब ये सब रिजल्ट्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, यही सब रिजल्ट्स। सो इफ x इज मान लो बर्नौली p डिस्ट्रीब्यूशन है, देन y बराबर 1 माइनस एक्स होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बर्नौली q। ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो ये आपका आ जाएगा बर्नौली 1 माइनस पी विच इज q। तो इस तरीके से, तो इसी का स्पेशल केस है ये। सो x बर्नौली है तो x की पावर कुछ भी ले लो, n हालांकि लिखा है n तुम 3/2 1/2 लोगे तब भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, n कोई भी रियल नंबर चलेगा। x बाइनोमियल np है तो n माइनस एक्स विल बी बाइनोमियल nq, q मतलब 1 माइनस p हो गया। अब इफ x हैज बर्नौली p डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो जब ऐसा लिख रहा हूं तो आपको दिमाग में इसका पीएमएफ आना चाहिए कि ओके बर्नौली p क्या था कि x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है, x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस x इक्वल टू 1 पे p था और x इक्वल टू 0 पे 1 माइनस p था, वो पीएमएफ है। यहाँ जब लिख रहा हूँ बर्नौली q, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 पे q प्रोबेबिलिटी है। अब मतलब x मतलब या y, सो y इज इक्वल टू 1 पे q प्रोबेबिलिटी है, y इज इक्वल टू 0 पे 1 माइनस q। इस तरह से नोटेशंस ध्यान रखना आपको कि इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग आएगा डेफिनेशन से, डेफिनेशन में लिख रहा हूं पीएमएफ के थ्रू। ओके, सो इस पे क्वेश्चंस बनेंगे ना, थोड़ा एक जनरलाइज केस लिख देता हूं। सो नेक्स्ट रिजल्ट ये है, सर इसका प्रूफ कैसे होगा, बस बैकग्राउंड चाहिए। किसका प्रूफ, कौन से वाले का फार्मूला न, तुम बताओ। तो वह 3 थ्योरम है, किसका प्रूफ बताऊं। सर ये सर पहला वाला बता दीजिए, y = x²। हाँ देखो यहाँ ध्यान से। सो आपको क्या, आपको याद है डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहे थे, डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा था। ये सर उसको क्या करते थे, उसका इनवर्स इमेज ले लेते थे और वहां पीएमएफ निकाल लेते थे। हाँ यहाँ देखो जैसे x बर्नौली हाफ है, तो मुझे ये बताओ पहले कि बर्नौली हाफ है तो इसका पीएमएफ क्या है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हाफ होगी अगर x 0 है और हाफ ही होगी जब x 1 है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि x के सपोर्ट में क्या क्या है, एक सपोर्ट में सर 0 और 1। 0 1 है। ओके, अब आपके पास y क्या दिया मैंने, x², तो x की पॉसिबल वैल्यू 0 या 1 होगी, तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएगी, 0 या 1 ही आएगा। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालो, तो जब तुम फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, देखो ये डिस्क्रीट है, y का रेंज काउंटेबल सेट है, फाइनाइट आया इनफैक्ट, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट में सीधा पीएमएफ निकालते थे, सीडीएफ अप्रोच होता था कॉन्टिन्यूअस के लिए।
तो डिस्क्रीट है तो सिंपली प्रोबेबिलिटी y का मतलब x स्क्वायर बराबर 0, सो x बराबर 0 और x बराबर 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, हाफ, तो ये हाफ ही आ गई। फिर अब प्रोबेबिलिटी y बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, y बराबर x बराबर 1, तो मैं x क्या प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन मास तो 0 और 1 पे, ये -1 में मास तो है नहीं, तो -1 पे 0 मास है, तो ये हालांकि ये इक्वल प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 पे ही होगा और ये 1/2 था। सो कहने का मतलब देखो, तो y भी उसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सो y भी किसको फॉलो कर रहा है, बर्नौली 1/2 को ही फॉलो कर रहा है। तो जो पीएमएफ x का था वैसे ही पीएमएफ y का भी आया, 0 पे मास वहां भी हाफ है, 1 पे मास वहां भी हाफ है, तो यहाँ भी था। तो इसका मतलब है जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है वही y का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनफैक्ट स्क्वायर नहीं, अगर पावर कुछ भी होता। हाँ उसको भी ऐसे ही कर लेंगे। यस सब में ये तीनों ऐसे ही हो जाएगा। पहले तुम x का सपोर्ट देखो, उस सपोर्ट पे y का सपोर्ट निकालो, मतलब y का रेंज, और उस y के हर पॉइंट पे मास निकालो, तो वैसे ही आ जाएगा। ये भी ऐसी प्रूफ, ये भी ऐसी प्रूफ हो जाएगा। बट ट्राई करके देखो, तुम कोशिश करके, है ना, याद नहीं हो तो कैसे करोगे, तो कोशिश। हाँ, बर्नौली का मीडियन क्या होगा निकाल सकते हैं। सो बर्नौली का देखा था ना मैं, शायद बर्नौली का देखा है ना, बाइनोमियल का पूछ रहे हैं आप। हाँ, सो बाइनोमियल वैसे ही आप डिसाइड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा एनपी क्या है, एनपी के हिसाब से आई थिंक ग्रेटेस्ट लीडर फंक्शन और लोएस्ट, उसका जो फ्लोर फंक्शन और क्या बोलते हैं सीलिंग फंक्शन के बीच का ही पॉइंट आएगा। तो एग्जैक्ट मतलब कोई फॉर्मूला डायरेक्ट है नहीं, मतलब स्पेसिफिक पर्टिकुलरली वो एनपी के वैल्यू पर डिपेंड करे, जैसे उसमें डिपेंड कर रहा था बर्नौली में। सेम तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन लिख दूं मैं अगर, चलो बाइनोमियल को नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये टाइम हो गया, मैं 9 to 11 दूसरी क्लास है, तो अभी हम लोग बाइनोमियल को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या देखा है बस कि बाइनोमियल में ये हमने जस्ट देखा है आपके कि ये तो इंटरप्रिटेशन है, ये मीन मीडियन मोड है ना। आगे ये भी देख सकते हैं कि सॉरी मीडियन क्या है, मोड क्या है, क्वांटाइल क्या है, क्वार्टाइल क्या है ना, स्क्यूनेस कर्टोसिस सब निकाला जा सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एन और पी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जनरलाइज कोई राइट फॉर्मूला नहीं आएगा, वो एन क्या है पी क्या उस पर डिपेंड करेगा। तो हम डेफिनेशन से फाइंड कर सकते हैं, जैसे बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं वैसे इसमें कर सकते हैं। हालांकि फॉर्मूला है तो थोड़ा सा उस तरह से, लेकिन डिपेंडेबल है एनपी पे, जैसे हमने उसके बर्नौली के लिए लिखा था, जैसे इस तरह यहाँ भी कंडीशन पे लिखा था ना कि पी इस तरह से होगा ऐसा होगा, तो वहाँ भी ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में इसको चलिए कंटिन्यू करते हैं, है ना। अभी ये स्टॉप करते हैं, बाइनोमियल को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। सम ऑफ बर्नौली बाइनोमियल होगा, वैसे मीन मीडियन मोड फाइंड करेंगे। तो मीडियन का आंसर आएगा बॉक्स ऑफ फ्लोर फंक्शन और ग्रेटेस्ट लीडर फंक्शन के बीच का नंबर आपको चेक करना पड़ेगा, डेफिनेशन सेटिस्फाई कौन सी कर रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मीडियन यूनिक ही होगा, मोर देन 1 मीडियन भी आ सकता है, जैसे बर्नौली में भी था, तो पूरा इंटरवल मीडियन आ सकता है। सो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं आगे बाइनोमियल पे बेस्ड, कुछ थ्योरम्स और भी हैं और जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए गुड नाइट। सर जी